आज लोग हम कवर करने वाले हैं SLCM का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। नॉर्मली हम बैच में जब ये कवर करते हैं वाला चैप्टर तो अराउंड 10 to 12 आवर्स लेकर चलते हैं। बट क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो हम पूरा चैप्टर 2 आवर्स से कम में ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बेयर एक्ट कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो चार्ट बुक है या जो आपका मॉड्यूल है ICSI का, वो सारा पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। और इसमें जो है हम सारी की सारी जितनी भी आपके सिलेबस में रेगुलेशंस वगैरह है सब सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे। और इसका टाइम ड्यूरेशन अराउंड 2 आवर्स से पहले ही रखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से, क्योंकि रेगुलेशन स्टार्ट करने से पहले मीनिंग इसका समझना ज़रूरी है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग का। मैं आपको बेयर एक्ट में भी दिखा देता हूँ जहाँ पे जो हम करके चलेंगे। ये आपका बेयर एक्ट है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का। ये जो ऑफिशियल गजेट में जब ये पब्लिश होता है, सबसे पहले कोई रेगुलेशन आती है ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होती है तभी वो इफेक्टिव होती है। तो ये इफेक्टिव हुई, पब्लिश हुई है जनवरी 15 2015 में। और इफेक्टिव हुई है अराउंड 15 मई के आसपास। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रेगुलेशन शैल कम इन टू फोर्स ऑन द 120th डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इट्स ऑफिशियल गजेट। मतलब जिस दिन ये ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुई है उसके बाद 120 डेज के बाद ये इफेक्टिव हुई है, लागू हुई है। तो ये अराउंड 15 मई के आसपास से लागू हुई है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें बिना लॉ से रेफर करते हुए एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें बेसिकली सबसे पहले 3 वर्ड आते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है जो चीज़ कंप्लीटली बैंड है, मतलब जिसको आप कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग करना कंप्लीटली बैंड है, इलीगल है लॉ के सेंस में। सेकंड वर्ड इसका आता है इनसाइडर और तीसरा वर्ड आता है ट्रेडिंग। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, ट्रेडिंग बाय इनसाइडर इज प्रोहिबिटेड लिख सकता हूँ। अभी मैं आगे रेगुलेशंस पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ जो इसके रेगुलेशन के नाम से समझ में आ रहा है। मैं प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग करना प्रोहिबिटेड, तो ट्रेडिंग बाय इनसाइडर इज प्रोहिबिटेड। ये इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसमें बस मैं एक वर्ड और ऐड करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये वर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ UPSI। इंसाइडर के द्वारा ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है, लेकिन तब प्रोहिबिटेड है जब वो UPSI के बेसिस पर ट्रेड करे। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है इनसाइडर और एक आ रहा है UPSI, क्योंकि इनसाइडर का मतलब भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कि इनसाइडर ट्रेड कर रहा है या कोई और ट्रेड कर रहा है, तभी तो हम जान पाएंगे। तो इनसाइडर का क्या मतलब होता है जनरली सेंस में? इनसाइडर का मतलब होता है कोई कंपनी के अंदर का आदमी, सपोज CEO, एग्जाम्पल CFO, MD, डायरेक्टर्स। ये सिर्फ मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, अभी हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि कंपनी का जो नौकर है, जो ऑफिस बॉय है, उसे भी इंसाइडर माना गया है इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में। वो डेफिनेशन इतनी एग्जॉस्टिव है। इसके अलावा CS एक्सेट्रा, मतलब ये लोग अगर कुछ ट्रेड करते हैं तो वो प्रोहिबिटेड है। कब प्रोहिबिटेड है? जब वो UPSI के बेसिस पर ट्रेड करें। अब UPSI क्या होता है? UPSI का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
जो अभी अनपब्लिश्ड है, मतलब पब्लिश नहीं हुई है, मतलब मार्केट में फैली नहीं है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है या किसी मीडिया हाउस वगैरह में डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो ऐसी कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन जो कि अभी अनपब्लिश्ड है, जो पब्लिश नहीं हुई है, और वो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन अभी मार्केट में डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन जब मार्केट में डिस्क्लोज होगी तो उसकी वजह से जो मार्केट में जो शेयर है कंपनी का, उसकी प्राइस पर मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा। मटेरियल इफेक्ट का मतलब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो ऊपर नीचे कोई भी शेयर का प्राइस होता रहता है, 50 का 55, 52, 51, ये तो होता रहता है। 50 से एकदम से 75 हो गया, 95 हो गया, तो ये क्या हुआ, मटेरियल इफेक्ट हो गया। मतलब कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मार्केट में डिस्क्लोज हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट करी है कंपनी ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया है कंपनी के प्राइस में। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो अभी मार्केट में डिस्क्लोज नहीं हुई है, सिर्फ कंपनी के अंदर पता है, लेकिन एक बार डिस्क्लोज हो गई मार्केट में तो उसकी वजह से कंपनी के प्राइस, शेयर के प्राइस पे मटेरियल इफेक्ट आ सकता है, तो उसे कहते हैं यूपीएसआई इंफॉर्मेशन। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई इंसाइडर ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, वो प्रोहिबिटेड है अगर वो ट्रेडिंग यूपीएसआई के बेसिस पे करी गई है, मतलब यूपीएसआई का प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके करी गई है। अब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड हो सकता है, वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड प्लान कर रहे थे मर्जर का, ठीक है। अब जो मिस्टर एच है वो ए लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हैं। ए ने क्या करा, जैसे ही ए को पता चला कि उसकी कंपनी प्लान कर रही है मर्ज होने का बी लिमिटेड के साथ, तो उसे ये अंदाज़ा था, ये पता था कि एक बार ये अनाउंसमेंट मार्केट में गई तो जो बी लिमिटेड का शेयर है जो भी 50 रुपये पे चल रहा है, वो एकदम बढ़ के पहुंच जाएगा 85 या 90 पे, मतलब काफ़ी अच्छा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। तो मिस्टर एच ने क्या करा, स्टॉक मार्केट में 1 लाख शेयर्स एग्जाम्पल बी लिमिटेड के परचेज कर लिए। तो 1 लाख शेयर 50 रुपये पे परचेज कर लिए, तो 50 लाख रुपीज़ स्टॉक मार्केट में लगा के बी लिमिटेड के शेयर परचेज कर लिए उन्होंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, ए लिमिटेड ने अनाउंसमेंट कर दी स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब सब जगह ये खबर फैल गई। स्टॉक एक्सचेंज पे वैसे डिस्क्लोज करना होता है, अगर आपने सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हो, एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ी हो, तो जनरली स्टॉक एक्सचेंज पे डिस्क्लोज करे जाते हैं जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। तो ए लिमिटेड ने अनाउंसमेंट कर दी स्टॉक एक्सचेंज में कि उसका मर्जर होने वाला है बी लिमिटेड के साथ। अब क्या हुआ, जैसे ही ये अनाउंसमेंट मार्केट में फैली, जो प्राइस 50 रुपये पे चल रहा था वो बढ़ के चला गया 85 रुपीज़ पे। अब इन एच मिस्टर एच ने कब परचेज करे थे शेयर, वो तब करे थे जब अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, मतलब जब स्टॉक मार्केट में 50 रुपये का शेयर चल रहा था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थोड़ी दिन में उसका जो शेयर था बी लिमिटेड का वो पहुंच गया 85। मिस्टर एच ने क्या करा, प्रॉफिट तो कर ही लिया था, इन्होंने मार्केट में 85 रुपीज़ पे शेयर्स बेच दिए और प्रॉफिट कर लिया 35 लाख रुपीज़ का। तो इसमें लिखा है मिस्टर एस सेल्स 1 लाख शेयर ऑफ ₹85 ईच एंड मेक प्रॉफिट ऑफ ₹35 लाख बाय मिसयूज ऑफ यूपीएसआई इंफॉर्मेशन। 35 लाख का कैसे प्रॉफिट हो गया, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और जो शेयर्स का प्राइस है 50 रुपये का शेयर का प्राइस था, 1 लाख शेयर थे, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 85, तो कितने रुपए बन गए 85 लाख। उन्होंने बेच के 85 लाख रुपीज़ निकाल लिए, 35 लाख का प्रॉफिट कर लिया। तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या हुआ, ट्रेडिंग बाय मिस्टर ए, कौन थे मिस्टर ए, सी एस कौन थे, इनसाइडर। ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, ट्रेडिंग बाय मिस्टर ए ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई इंफॉर्मेशन। यूपीएसआई इंफॉर्मेशन क्या हो गई, मर्जर। मर्जर यहाँ पे यूपीएसआई इंफॉर्मेशन हो गई। तो मर्जर की इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हुए मिस्टर एच ने ट्रेड करा स्टॉक मार्केट में, उसे क्या बोल दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि करना
प्रोहिबिटेड है इंडिया में, नहीं कर सकते। अच्छा, ये छोटा सा एक चार्ट है और देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली ये हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के 3 बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में इनसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई, डिस्कस कर चुके। सेकंड क्वेश्चन है हु इज इनसाइडर, इनसाइडर कौन होता है, द पर्सन हु हैज एक्सेस टू यूपीएसआई, जिसके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। मैंने अभी बताया सीईओ, सीएफओ, सीएस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे कौन लोग हैं जो बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं। सबसे पहले प्लान इन सबको ही तो पता होता है, कोई मर्जर है या कोई भी। यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन में और क्या क्या आ सकता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सेकंड, डिविडेंड, अभी यूपीएसआई की डेफिनेशन आएगी डिविडेंड। थर्ड क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बोनस इशू है, राइट इशू है, मर्जर डीमर्जर हम एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है। और भी कई सारे हो सकते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वाई प्रोहिबिशन, मना क्यों है। स्पेसिफिकली इसका रीज़न नहीं लिखा, बट मैंने अपनी लैंग्वेज में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ यहाँ पे रीज़न बता दिया है कि there are lakhs of other shareholders who have no such information. Insider and outsider do not get remain on the same platform. अब ये इन्फॉर्मेशन जो है मर्जर की जब अनाउंसमेंट हो गई स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी तो पूरी पब्लिक को पता चला कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है मर्जर। अब जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी पहले से और जिनको इन्फॉर्मेशन पता थी, वो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई दोनों के बीच में स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सेबी कहता है ये मोरली एथिकली रॉन्ग है और ये जो चीज़ है वो इलीगल है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको याद होगा हर्षद मेहता स्कैम, अगर आपने देखी हो स्कैम 1982, तो उसमें भी शुरुआत के एपिसोड्स में आप देखेंगे उसकी जर्नी में उसने काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी शुरुआत के दौर में, जिसमें वो अंदर की खबर निकालता था कहीं से वर्कर्स के थ्रू फैक्ट्रीज में जाके, अगर आपने देखा हो, और फिर उस बेसिस पे ट्रेड करता था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद सबसे पहले आपका देखेंगे कि आपके जो सिलेबस है, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग में। इंडिया में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सेबी एक्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ, सेबी एक्ट। दूसरी चीज़ है सेबी रेगुलेशन, जो इनसाइडर ट्रेडिंग को गवर्न करती हैं, जो प्रोहिबिट करती हैं, रोक लगाती हैं। सेबी एक्ट में सिर्फ आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन 12A स्पेसिफिकली जो इनसाइडर ट्रेडिंग में डील करता है, सेक्शन 15G सेबी एक्ट का जो अगेन पेनल्टी बताता है, और सेक्शन 24 जो इम्प्रिजनमेंट लगाता है कि आपको कितने साल की जेल होगी अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये है सेबी पीआईटी रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। इससे पहले 2015 से ले पहले 1992 रेगुलेशन थी जो कि रिपील हो गई। अभी हमने इफेक्टिव डेट दी थी, तो इफेक्टिव डेट से 1992 की जो रेगुलेशन है वो रिपील हो गई है, और उसके बाद से 2015 की रेगुलेशन वर्क कर रही है, ठीक है। अब जो 2015 की रेगुलेशन है उसमें हम एक एक करके देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हम चलते हैं एक एक करके। 2000 पहले तो हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे रेगुलेशन के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे सारी चीज़ों। तो रेगुलेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनसाइडर। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट क्या कहते हैं डिटेल्ड डेफिनेशन, शायद पूरी रेगुलेशन में सबसे डिटेल्ड डेफिनेशन इनसाइडर की। इसमें लिखा है मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे ये था कि कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही लिख दिया, मीन्स एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड पर्सन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सीईओ, सीएफओ, ये सारे इनसाइडर होते हैं। मैंने आपको बोला था कि अभी हम आगे चलेंगे, जो वर्कर भी होगा वो भी इनसाइडर की डेफिनेशन में कवर्ड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया कनेक्टेड पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में है जादू, जो डिटेल्ड वर्जन है वो इनसाइडर की नहीं है, अब कनेक्टेड पर्सन की है। कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर के अंदर आता है। सेकंड पॉइंट और हम पढ़ लेते हैं पहले, इन पोजेशन ऑफ, यहाँ से स्टार्ट, एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी पर्सन जिसके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर है। सबको कवर्ड कर दिया, कोई भी पर्सन इनसाइडर हो सकता है। अगर सपोज मेरा कोई फ्रेंड है और जो कंपनी में काम कर रहा है किसी ए लिमिटेड का, जैसे हमने एग्जांपल दिया, अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे को बता दे कि मर्जर होने वाला है, तो मैं भी इनसाइडर की डेफिनेशन में आ जाऊंगा, मेरे ऊपर भी प्रोहिबिशन लग जाएगा कि मैं भी ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो कल को पेनल्टी से भी मुझ पर भी लगा सकता है, भले ही मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा बस फ्रेंड वहाँ पर काम कर रहा है जिसने मेरे को यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी, जिसने मेरे को बताया कि कंपनी का मर्जर होने वाला है, तो वो पेनल्टी मेरे ऊपर भी लग सकती है। अच्छा, तो हम चलते हैं अब कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन पे। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है? कनेक्टेड पर्सन मीन्स, कनेक्टेड पर्सन का मीन्स होता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग द 6 months प्रायर टू द कंसर्न एक्ट हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी directly or indirectly in any capacity including by freeze of frequent communication with its officer by contractual fiduciary of employment relationship। कोई भी पर्सन जो पिछले 6 महीने में, 6 महीने कहाँ से काउंट करने हैं, जब कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्ट हुआ, सेबी अगर पकड़ेगा तो कैसे, सपोज 15 जून को कोई इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी ने पाया, तो कनेक्टेड पर्सन कैसे ढूंढेंगे, किसको मानेंगे? एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कंपनी प्रायर टू द 6 months। पिछले 6 महीने के दौरान कौन कौन कंपनी में काम कर रहा था, प्रायर टू द कंसर्न एक्ट। कंसर्न एक्ट कब हुआ है? 15 जून को कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। 15 जून से पहले हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी, किसी भी कैपेसिटी में हो पिछले 6 महीने में, इवन बाय रीजन ऑफ फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन, कोई बाहर का बंदा है जो लगातार ऑफिसर से बातें कर रहा है, वो भी इनसाइडर की डेफिनेशन में है, बाय बीइंग इन कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूशियरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। चाहे एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, नो मैटर, नो मैटर व्हाट, वो इनसाइडर की डेफिनेशन में आ जाएगा। और बाय बीइंग अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे ऑफिसर हो या कोई एम्प्लॉय हो कंपनी का, वो इनसाइडर की डेफिनेशन में। और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप between himself and the company, whether temporary or permanent, that allows such person directly or indirectly access to UPSI। कैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, वो पर्सन इनसाइडर की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर उसके पास एक्सेस टू यूपीएसआई है। क्या सेक्रेटेरियल ऑडिटर आएगा? क्या उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है? यस। इंटरनल ऑडिटर आएगा? आएगा। अब किसी को भी उठा के ले देख लीजिए, डेफिनेशन इस तरीके की बनाई गई है, सब कवर्ड है, सब, किसी भी कैपेसिटी में आप एसोसिएटेड हो कंपनी से, सब कवर्ड है। जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी का कोई ऑफिस बॉय है वो भी कवर्ड है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप यहाँ पे आ गया, सारे लोग कवर्ड। फिर ये कहता है द पर्सन फॉलोइंग विद इन द फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी डीम्ड टू बी द कनेक्टेड पर्सन अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। ये सारे पर्सन जो नीचे दिए गए हैं, ये सारे तो आएंगे ही आएंगे कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में। ठीक है, पहला है इमीडिएट रिलेटिव, कोई इमीडिएट रिलेटिव है। अच्छा, इमीडिएट रिलेटिव की क्या डेफिनेशन है, अभी हम लोग बात करते हैं। दूसरा है बैंकिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये सब कनेक्टेड पर्सन। इंटरमीडियरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12, सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट में क्या आ गया? डिपॉजिटरी, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, सारी इंटरमीडिएट्स कवर है।
अगर आप सेक्शन 12 देखोगे सेबी एक्ट का तो। चौथा है इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एएमसी। पांचवा है ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर कॉर्पोरेट। बिकॉज ये सारे वो पर्सन हैं जिनके पास एक्सेस टू यूपीएसआई हो सकता है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। अब ऑफिशियल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज है, कंपनी क्या करती है सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के बाद डिस्क्लोज करती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इवन स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स भी इनसाइडर हैं, वो भी ट्रेड नहीं कर सकती। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड्स और मेंबर ऑफ एएमसी के कोई वो है ट्रस्टीज। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी, यूटीआई, ये सब भी इनसाइडर। ऑफिशियल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हम बात करें तो आपका बहुत सारी इंडिया में 4-5 ही सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग ग्रुप्स के लिए बनी हुई है, तो वो भी कवर्ड है इसके। उसके बाद बैंकर ऑफ द कंपनी। बैंकर ऑफ द कंपनी कैसे हो सकता है, कोई भी फंड्स रिलेटेड काम है तो बैंकर के पास भी इंफॉर्मेशन पहले आ सकती है। जैसे बायबैक में बायबैक अकाउंट ओपन होता है बैंक के साथ सेपरेट, तो उसके पास भी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, तो इसलिए उसे भी कवर्ड कर दिया। फिर कंसर्न फॉर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ, कंपनी और एसोसिएशन वेसन वेर एन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और इज इमीडिएट रिलेटिव और बैंकर ऑफ द कंपनी इज मोर देन 10% होल्डिंग। वो कंसर्न फॉर्म, ट्रस्ट, एचयूएफ क्या कंपनी वो भी कवर्ड हो गई जिसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर या उसके इमीडिएट रिलेटिव या बैंकर की मोर देन 10% शेयर होल्डिंग है, मतलब 10% से ऊपर अगर शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी भी उसकी कनेक्टेड पर्सन हो गई। तो ये थी कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन। अब इसमें एक पॉइंट आता है इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन पे चलते हैं। इमीडिएट रिलेटिव, immediate relative means spouse of a person and includes parents, sibling and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially or person or concerned such person in taking trading decision related to नहीं। और सपोज पहले इसमें लिखा है स्पाउस ऑफ अ पर्सन, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ। हम मिस्टर ए को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर ए, यहाँ पे मिसेस ए। तो ये मिस्टर ए के हिसाब से देख रहे हैं कि मिस्टर ए के इमीडिएट रिलेटिव कौन कौन है। तो पहले तो मिसेस ए, स्पाउस ऑफ अ पर्सन एंड इंक्लूड्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और स्पाउस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, सिबलिंग के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन हुई वो ये हुई इंक्लूड्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड, मतलब पेरेंट और सिबलिंग जो है वो आएंगे मिस्टर ए के, मिस्टर ए के पेरेंट, फादर मदर, या मिस्टर ए के सिबलिंग, भाई बहन। फिर इसमें लिखा है एंड, क्योंकि एंड से पहले कॉमा है तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये सिबलिंग के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसमें लिखा है एंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस। अगर मिस ए का कोई चाइल्ड है या मिस्टर ए का कोई चाइल्ड है तो वो कवर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मिसेस ए के पेरेंट्स और मिसेस ए के सिबलिंग्स इसमें इमीडिएट पर्सन नहीं माने जाते। इमीडिएट रिलेटिव नहीं माने जाने का क्या मतलब हो गया कि ये कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, ये इनसाइडर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। अच्छा, इनसाइडर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, पर क्या ये इनसाइडर की डेफिनेशन में आ रहे हैं? सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा हूँ इन पोजीशन और हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई, मतलब अगर उसके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन आ जाए, मतलब मिस्टर ए अगर मिस ए के पेरेंट्स को यूपीएसआई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे तो पेरेंट्स भी इनसाइडर की डेफिनेशन में आ जाएंगे, क्योंकि जिसके पास भी पोजीशन है वो इनसाइडर बन जाएगा। अब इस केस में मैंने बता दिया मिस्टर ए के पेरेंट्स आएंगे, सिबलिंग्स आएंगे और मिस्टर ए का चाइल्ड आएगा। मिस ए के केस में सिर्फ चाइल्ड आएगा। एनी ऑफ whom is either dependent financially on such person or consult such person taken। अब जितने भी
कवर हुए हैं इस डेफिनेशन में, जितने भी लोग, जितने भी, वो तभी कवर्ड होंगे एनी ऑफ हुम, या तो वो डिपेंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट है ऑन सच पर्सन, ये कंसल्ट करते हैं ट्रेडिंग लेने के लिए, या तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है मतलब पैसा लेते हैं मिस्टर ए से, या फिर मिस्टर ए से पूछ के ट्रेड करते हैं कि क्या ये ट्रेड करना सही रहेगा। दोनों केस अगर हैं सेटिस्फाइड, दोनों में से एक भी केस सेटिस्फाइड है, तभी ये पर्सन आएंगे इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में, नहीं तो सिर्फ स्पाउस आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो स्पाउस से पहले लिखा है मीन्स, मीन्स है स्पाउस, मतलब स्पाउस तो आनी ही आनी है। उसके बाद लिखा है एंड इंक्लूड्स, मतलब उसके बाद इंक्लूड कर सकता है। वो इंक्लूड तब करेगा जब डिपेंडेंट या तो फाइनेंशियली हो या कंसल्ट कर रहे हो सच पर्सन से ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। अगर मैं आपको एक उस पर बना के दिखा दूँ फ्रेश चार्ट, ये मिसेस ए हैं, ये मिस्टर ए हैं, क्या लिखा था, पेरेंट्स मतलब फादर मदर सिबलिंग ब्रदर सिस्टर चाइल्ड, चाइल्ड इसका भी आएगा, चाइल्ड इसका भी आएगा। ये हम तब इमीडिएट रिलेटिव मिस्टर ए के, अगर मिस ए के इमीडिएट रिलेटिव करेंगे तो फिर उनके हिसाब से देखेंगे, उनके फादर आएंगे, उनकी मदर आएंगी, उनके ब्रदर सिस्टर आएंगे, तो फिर उस हिसाब से चार्ट देखेंगे। क्योंकि हम मिस्टर ए के हिसाब से चार्ट देख रहे हैं, इसलिए मिस्टर ए के इमीडिएट रिलेटिव यही है। अच्छा, अब उसमें लिखा है मीन्स है स्पाउस ऑफ पर्सन, मतलब मिसेस ए तो आएंगी ही आएंगी, रिमेनिंग जो लोग हैं, जैसे ये चाइल्ड हुआ, ये चाइल्ड हुआ, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हुए, ये फादर मदर, ये सारे लोग तभी आएंगे जब या तो मिस्टर ए से पैसे लें ट्रेड करने के लिए, या फिर उन्हें कंसल्ट करें ट्रेडिंग से पहले, तभी ये लोग इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ये थी इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन। अच्छा, ब्रदर की वाइफ आएगी, इंक्लूडेड नहीं है। सिस्टर का हस्बैंड आएगा, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। मिस ए के फादर मदर आएंगे, नहीं आएंगे, वो भी सिर्फ तभी आ सकते हैं, मैंने बताया था कोई भी अदर जना तभी आएगा जब उनके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जाए, तब वो इनसाइडर माने जाएंगे, अदरवाइज इस डेफिनेशन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये दिसंबर अटैम्प्ट के बच्चों के लिए है, जो जून अटैम्प्ट के बच्चे होंगे उनके लिए डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अमेंड हो चुकी है, तो फिर वो अमेंडेड वाली जो भी वीडियो है वो कंसिडर करें, अमेंडेड लॉ कंसिडर करें। ये जो डेफिनेशन है वो दिसंबर अटैम्प्ट के लिए। इसके बाद जो है वापस आते हैं हम डेफिनेशन के पार्ट पे। एक है जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऊपर से चलते हैं। एक्ट मीन्स सेबी, बोर्ड मीन्स सेबी। उसके बाद है कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन। कंप्लायंस ऑफिसर की डेफिनेशन मिल गया है एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेट सो एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस इट बोर्ड इज देयर। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, लॉ फर्म्स, जहाँ पे बीओडी नहीं होते, टॉप हेड होते हैं फर्म के, मतलब बेसिकली फर्म के मालिक। ठीक है, इसमें एनी सीनियर ऑफिसर जो कि बीओडी या फिर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर रहा हो, फाइनेंशियली लिटरेट हो, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को समझता हो, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर मॉनिटरिंग होल्ड, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड के लिए अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ बोर्ड और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं आपको बताऊंगा ये रेगुलेशन लिस्टेड कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी के अलावा इंटरमीडिएटरीज पर भी एप्लीकेबल है जिनके क्लाइंट्स लिस्टेड कंपनी है। अब इंटरमीडिएटरीज में या फिड्यूशियरीज कह सकते हैं, पीसीएस फर्म भी आ गई, लॉ फर्म भी आ गई, या फिर जो जैसे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ है, अब ये इंटरमीडिएटरीज के भी अंदर आ गए, और ये खुद भी इनके शेयर्स लिस्टेड है, तो ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया।
जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, आगे हम देखेंगे। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हो गई, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन के अलावा इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब किसी को भी प्रेफरेंस ना देते हुए सबको इक्वली डिस्क्लोज करी गई है। which and shall not include unverified event or information reported in print on, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली हम नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जो सबको डिस्क्लोज करी गई है इंफॉर्मेशन। अनवेरीफाइड इवेंट का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी के द्वारा वेरीफाई नहीं, कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज नहीं हुई है, ऐसे ही मीडिया हाउसेज ने छाप दी है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानेंगे, उसको यूपीएसआई इंफॉर्मेशन ही मानेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कोई कंपनी ए लिमिटेड बोनस इशू लेकर आ रही है, तो उसने खुद से डिस्क्लोज नहीं करा है स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया हाउस ने छाप दिया कंपनीज इन टॉक्स ऑफ बोनस इशू, कहीं से उस इंफॉर्मेशन आ गई, तो उस इंफॉर्मेशन को हम जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानेंगे जब तक कंपनी खुद से डिस्क्लोज ना कर दे अनाउंसमेंट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसकी चैप्टर की, इसमें है ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड सब्सक्राइबिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग। सबको, सिर्फ सेलिंग बाइंग को इंक्लूड नहीं करा इन्होंने, प्लेजिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, सब्सक्राइबिंग सबको इंक्लूड कर दिया पूरे उसमें ट्रेडिंग में। तो कुछ भी नहीं कर सकते इनसाइडर, कुछ भी नहीं कर सकते पूरे उसमें। इसके बाद आता है हमारा यूपीएसआई इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। यूपीएसआई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल, जनरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बार जनरली अवेलेबल हो गई तो उसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है प्राइस पर, जिसमें कि इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डीमर्जर, ये सारी चीज़ें, चेंज इन केएमपी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूपीएसआई मानेंगे मानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। आपका डेफिनेशन का पार्ट खत्म। इसके बाद आ रही है हमारी रेगुलेशन 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर। इसको हम समझते हैं एक चार्ट से। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें, अभी तक हमने बात करी कि इनसाइडर को ट्रेड करना मना है, ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ट्रेडिंग के साथ साथ यूपीएसआई इंफॉर्मेशन पर भी रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब यूपीएसआई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन पे पास ऑन नहीं कर सकता। सपोज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हाँ ये वाला, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर एच जो था कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें इसने 1 लाख शेयर परचेज, सपोज ये 1 लाख शेयर परचेज नहीं करता, ये क्या बोलता, मिस्टर एच अपने ब्रदर को बताता कि जो ए लिमिटेड है मेरी कंपनी है, वो मर्ज होने वाली है बी लिमिटेड में, तो उसके जो शेयर हैं, एच का भाई जेड, तो मिस्टर एच अपने ब्रदर मिस्टर जेड को बताता है कि मेरी जो कंपनी है ए लिमिटेड वो मर्ज होने वाली है बी लिमिटेड में, तो इससे बी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ सकता है। मिस्टर एच जो जाके ट्रेड कर लेता स्टॉक मार्केट में, मिस्टर एच की जगह मिस्टर जेड कर लेता। तो सेबी कहता है यहाँ पे दो कॉन्ट्रवेंशन हो गए, दो रेगुलेशन के कॉन्ट्रवेंशन हो गए। पहले हुआ रेगुलेशन 3 का कॉन्ट्रवेंशन, जिसमें यूपीएसआई पास ऑन हुई। रेगुलेशन 3 कहता है कि यूपीएसआई पास ऑन करना मना है, मिस्टर एच मिस्टर जेड को यूपीएसआई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। दूसरी रेगुलेशन की कॉन्ट्रवेंशन हुई रेगुलेशन 4 के अंदर, जो कहता है कि आपको यूपीएसआई बेसिस पे
ट्रेडिंग करना मना है। इसके पास यूपीएसआई आ गई मिस्टर एच के पास, इसको पता चल गया कि मर्जर होने वाला है, तो दो जगह पे हमारा कॉन्ट्रवेंशन हुआ। तो रेगुलेशन जो 3 है वो यही बात करती है कि आपको कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई, ना आप कम्युनिकेट करोगे और ना आप प्रोक्योर करोगे, किसी से प्राप्त करोगे, मांगोगे। ठीक है, तो हम इसको चार्ट फॉर्म में समझते हैं, इसके सारे टॉपिक्स कि रेगुलेशन 3 में एग्जैक्टली कहा क्या गया है। ये जो पूरी है ये चार्ट बुक है। अगर ये आपको चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे ये लिंक मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट चार्ट बुक है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन 3 से। रेगुलेशन 3 का पहला पॉइंट है, नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट प्रोक्योर यूपीएसआई एक्सेप्ट लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट पर्पस का क्या मतलब है? पहले लिखा है कि नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट प्रोक्योर, कोई इनसाइडर ना कम्युनिकेट करेगा ना प्रोक्योर करेगा कोई भी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट लेजिटिमेट पर्पस। लेजिटिमेट पर्पस का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सपोज अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने का टाइम है और उसे ऑडिट कराना है, तो आप ऑडिटर के साथ तो शेयर करोगे ही ना। फाइनेंशियल रिजल्ट एक यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑडिटर के साथ तो शेयर करनी पड़ेगी, तभी तो वो ऑडिट करेगा। तो उस केस में वो ऑर्डिनरी कोर्स में माना जाता है, उसे कहते हैं लेजिटिमेट पर्पस। जब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो वो अलाउड है, वो आप कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट है बीओडी में एक पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस इज अ पार्ट ऑफ। बीओडी जो है लेजिटिमेट पर्पस की पॉलिसी बना देगी कि हाँ ये हमारे लेजिटिमेट पर्पस है। अब सेक्टर वाइज कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर की अलग हो सकती है, बैंकिंग सेक्टर की अलग हो सकती है। अब सेक्टर वाइज किस किस को आपको यूपीएसआई इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है ऑर्डिनरी कोर्स में, तो बीओडी पॉलिसी प्रिपेयर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है, एनी पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ यूपीएसआई शैल बी कंसिडर इनसाइडर। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, किसी भी पर्सन के पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन आती है तो वो इनसाइडर कहा जाएगा। ड्यू नोटिस शैल बी गिवन फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इफ लेजिटिमेट पर्पस। इसमें कह रहा है ड्यू नोटिस, एक नोटिस दे दिया जाएगा कंपनी से और जिस भी पर्सन को यूपीएसआई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, मतलब उसको आगे पास ऑन ना करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रहे, तो इस चीज़ का एक नोटिस जो है वो चला जाए। अच्छा, अब आपने पढ़ा कि यूपीएसआई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स में लेजिटिमेट पर्पस के लिए हम शेयर कर सकते हैं। इसमें दो एक्सेप्शंस आते हैं। दो एक्सेप्शंस क्या आते हैं? पहला एक्सेप्शन है एंटेलिंग ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। सपोज बी लिमिटेड ए लिमिटेड से 25% इक्विटी परचेज कर रही है किसी सी लिमिटेड की। सपोज बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बी लिमिटेड ए लिमिटेड से शेयर्स परचेज कर रही है किस कंपनी के शेयर परचेज कर रही है? किसी सी लिमिटेड के। सी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड से बी लिमिटेड परचेज कर रही है, सपोज 25%। तो आपको पता है कि अगर हम सेबी एसएसटी रेगुलेशन पढ़ते हैं तो 25% पे ट्रिगर हो जाता है ओपन ऑफर, मतलब इसके बाद 26% की ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन आ जाती है। एक आपको ऑफर निकालना पड़ता है पब्लिक से, फिर आपको 26% और एक्वायर करना पड़ता है। तो लॉ कहता है जो ये 25% का जो एग्रीमेंट हो रहा है बी और ए के बीच में, अगर इस एग्रीमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, क्या आगे की इसकी सी लिमिटेड की क्या आगे का प्लान है या कुछ है, अगर फॉर दिस एग्रीमेंट पर्पस जिसकी वजह से ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन ट्रिगर हो रहा है, अगर उस एग्रीमेंट की वजह से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है ए लिमिटेड से बी लिमिटेड पे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है सी लिमिटेड के बारे में, तो वो अलाउड है। वो यूपीएसआई है तो भी वो अलाउड है, क्योंकि वो वैल्यूएशन पर्पस के लिए, क्योंकि कैसे पता लगे कि बी लिमिटेड की को कितना पैसा देना चाहिए
सी लिमिटेड के 25% इक्विटी के बदले में। फिर उसके बाद है इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, नीचे लिखा है डिस्क्लोजर टू एसी प्रायर टू वर्किंग डेज। एसी का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज। सपोज यहाँ पे 25% ना हो गया 20% होता, अब कोई ओपन ऑफर तो ट्रिगर हो नहीं रहा, पर 20% के लिए भी कह रहा है लॉ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। अगर ओपन ऑफर के ऑब्लिगेशन ट्रिगर भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ये बोला गया अगर कंपनी के हित में, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, अगर सी लिमिटेड कहता है कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है तो ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद है एग्जीक्यूट एग्रीमेंट्स फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन। ये हम कर ही चुके कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी के डिस्क्लोज एग्रीमेंट्स एंटर करोगे ताकि वो यूपीएसए इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन ना हो। फिफ्थ पॉइंट है मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस। अब स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, एक अगर हम एक कंपनी की बात करें, सपोज एक लिस्टेड कंपनी की बात ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं बजाज फिनसर्व। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसके शेयर्स। अगर हम कोई भी लिस्टेड कंपनी की बात करें तो आपने एलओडीआर रेगुलेशंस में पढ़ा होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रिपेयर होते हैं। सपोज अप्रैल टू जून की अगर हम बात करें, विद इन 45 डेज, मतलब अराउंड 14 अगस्त तक इसकी बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए और उसमें फाइनेंशियल्स अप्रूव हो जाने चाहिए। विद इन 45 डेज आपको करना होता है, क्वार्टर एंड से लेकर, मैक्सिमम टाइम लिमिट है। अब जब जून के बाद जो पीरियड होगा, 1 जुलाई से जो 14 अगस्त का पीरियड होगा, उसमें फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होंगे। फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होने का क्या मतलब है, जो यूपीएसए इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर होगी, फाइनेंशियल्स आपके शेयर होंगे ऑडिटर के साथ। ठीक है, ऑडिटर के साथ होंगे। तो एक तो हमने पढ़ा कि आपको नोटिस देना है ऑडिटर को या किसी भी पर्सन को जिसको आप ऑर्डिनरी कोर्स में दे रहे हो कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। दो लॉ क्या कहता है और क्या कहते हैं, सेबी क्या कहता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करते हो ऑर्डिनरी कोर्स में तो आपको वो एचडीडी सॉफ्टवेयर में एंट्री डालनी है। एचडीडी सॉफ्टवेयर, अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूं, जिस कंपनी में मैं था, सॉफ्टवेयर का नाम था ट्रैकिन। इस सॉफ्टवेयर में क्या करना था, या किसी भी एचडीडी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपकी बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है मिस्टर एस। ठीक है, मिस्टर एस हैं बजाज फिनसर्व में, मिस्टर एस, और ऑडिटर है सपोज डिलॉयट। डिलॉयट में है मिस रेखा। अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल्स शेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स रिजल्ट मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ, चलो। फाइनेंशियल रिजल्ट शेयर कर रहे हैं तो सेबी कहता है मिस्टर एस ने शेयर करे मिस रेखा को, जो कि डिलॉयट से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेबी कहता है कि आपको सॉफ्टवेयर में जिस पर्सन ने शेयर करा है, मिस्टर एस मतलब इनसाइडर का नाम, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि ऑफकोर्स बजाज फिनसर्व है, ठीक है, इनका पेन, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जिसके साथ शेयर कराए, मतलब मिस रेखा के साथ शेयर कराए, तो रेखा का नाम, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ठीक है, फिर उसके बाद पैन नंबर प्लस नेचर ऑफ यूपीएसआई, कि आपने क्या शेयर करा है, क्या शेयर करा है, किसने शेयर करा है और किसको शेयर करा है, विद देयर आइडेंटिफायर। पेन, अगर पेन नहीं है और कोई आइडेंटिफायर, वो आपको रिकॉर्ड करना है कि स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस में। इसका पर्पस क्या है, कल को कोई भी
बाहर बात फैलती है, सेबी पकड़ता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, तो सेबी के पास पूरा रिकॉर्ड होगा एचडीडी सॉफ्टवेयर में कि कहाँ से यूपी से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई थी, किसके पास गई थी, किसके पास से आगे गई है। तो चीज़ों को पकड़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। कंपनी इंटरनली मेंटेन करती है, जब सेबी की इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो टीम आपके एचडीडी सॉफ्टवेयर चेक करेगी कि आपने क्या रिकॉर्ड करा है, कैसे रिकॉर्ड करा है। फिर उस बेसिस पे सेबी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर कभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है आपकी कंपनी में तो। वापस हम अपने चार्ट पे आते हैं। मेंटेन इंटरनली, आउटसोर्स नहीं करेंगे, एडुकेट इंटरनल कंट्रोल बना के रखेंगे। टाइम स्टैंपिंग का मतलब होता है जब जब जो जो एंट्री होगी उसका टाइम लिखा आना चाहिए कि ये एंट्री कितने बजे डाली गई है। ऑडिट ट्रेल प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। हिस्ट्री, कब कब किसने क्या क्या रिकॉर्ड डाला है, प्रॉपर हिस्ट्री बनेगी। नॉन टेम्परिंग का मतलब एडिटेबल नहीं हो सकते, चेंज नहीं कर सकते आप। कल किसी ने डेटा डाला, आप उसे एडिट कर दो, वो नहीं हो सकता। और ये मिनिमम 8 ईयर्स तक मेंटेन करेंगे। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आज रिकॉर्ड करी है तो 8 साल तक। या फिर सेबी की कभी कुछ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई तो उस रेस्पेक्ट में जो भी मैटर होंगे वो आप मेंटेन करके चलेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हो जाती, या जब तक 8 साल पूरे ख़त्म नहीं हो जाते, विच एवर इज लेटर। रेगुलेशन 3 में नहीं है, रेगुलेशन 4 पे आते हैं। रेगुलेशन 4 में लिखा है ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन आप पोजेस करते हैं, आपके पास है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते इसके अंदर। अच्छा, इस जो रूल है, ये वाला जो रूल है रेगुलेशन 4 है, या कह सकते हैं चैप्टर का रूल है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब अगर आपके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है। उसके 6 एक्सेप्शन हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ में ही दिए हुए हैं 6 एक्सेप्शंस कि आप कब कब ट्रेड कर सकते हो। ऑफ मार्केट ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर हैविंग सेम यूपीएसआई। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र आप जानते हो तो मैं बता दूं, दो तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। या तो आप स्टॉक एक्सचेंज से करा दो, किसी भी ऐप पर जाके ग्रो वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बेच सकते हो। या फिर डीआईएस बुकलेट होती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। क्यों होती हैं? सपोज मिस्टर एस को मिस्टर ए को ट्रांसफ़र करना है, मिस्टर ए को ही ट्रांसफ़र करना है, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करना। स्टॉक मार्केट में जाके बेचेंगे तो किसी को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, XYZ। तो मिस्टर ए को ही ट्रांसफ़र करना है, तो उसका तरीका क्या है? आप डीआईएस बुकलेट लेके आओ अपने डीपी से, उसे भरो। चेक की फॉर्म में होता है इतने शेयर इस बंदे को ट्रांसफ़र करने हैं, वो शेयर्स मिस्टर ए के डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे। उसे कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र। बैक टू द चार्ट। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र बिटवीन इनसाइडर हैविंग ये सेम यूपीएसआई। अब सपोज मिस्टर ए और मिस्टर एस के पास फाइनेंशियल रिजल्ट की यूपीएसआई है, सेम यूपीएसआई है, कंपनी के अंदर इनसाइडर है, कर सकते हैं, कर दो। सेबी कहता है कर लो आप। इनसाइडर जो है कंपनी को डिस्क्लोज करेगा विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, और कंपनी जो है आगे डिस्क्लोज करेगी स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एक्सेप्शन है ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म। ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म क्या होता है? मिनिमम अराउंड, इसका जो मेरे को याद है, 10 करोड़ की डीलिंग हो सकती है। एक बार लिमिट आप चेक कर लेना, 10 करोड़ की डीलिंग। स्टॉक एक्सचेंज पे एक सेपरेट विंडो ओपन होती है सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम। अगर मैं आपको बताऊं, दोपहर के टाइम होती है 2:05 से लेकर 2:20 तक। मतलब 15 से 20 मिनट का एक ये टाइम पीरियड रहता है स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसमें ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म मतलब हैवी ट्रांजेक्शन होता है। सेलर और बायर लोग एक दूसरे को जानते हैं। सुबह ओपन होती है 9:05 से आई थिंक 9:20 तक, ऐसा कोई टाइम होता है इसका, सुबह का और दोपहर का। दो टाइम होते हैं, एक बार आप चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। और उस ड्यूरेशन में ही ट्रांजैक्शन करी जाती है। एक सेपरेट विंडो बनाई जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर इन लोगों के लिए जो हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं, और सेलर बायर नॉर्मली एक दूसरे को जानते होते हैं। टाइम पीरियड में आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा बाद में।
ठीक है, इसके बाद है स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन की वजह से आप ट्रेड कर रहे हो तो वो चीज़ है, तो इट इज़ अगेन एन एक्सेप्शन। एक्साइज ऑफ ईसॉप्स हैं तो सेबी अलाउड करता है कि आप कर सकते हो एक्साइज ऑफ ईसॉप, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो पहले ही डिटरमाइन हो चुका है काफ़ी साल पहले, क्योंकि 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होते हैं, तो इसका क्योंकि शेयर प्राइस डिटरमाइन हो चुका है, प्री डिटरमाइन, तो आप कर सकते हो एक्साइज ऑफ ईसॉप। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ट्रेड्स फॉर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो ट्रेडिंग प्लान, इसके बाद की रेगुलेशन है, हम करते हैं डिस्कस बहुत डिटेल है, तो उसमें मज़ा आएगा चीज़ में करने में। फोर्थ पॉइंट है नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर। कोई इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कोई लॉ फॉर्म है जिसमें दो डिपार्टमेंट हैं, सपोज एक इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट है और दूसरा लीगल डिपार्टमेंट है। तो लीगल डिपार्टमेंट के सारी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन रहती है, और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बेसिस पे, स्टॉक मार्केट में जो डिस्क्लोजर आता है उस बेसिस पे। तो जो लॉ है वो कह रहा है कि अगर लीगल डिपार्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यूपीएसआई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट है। पर्सन सेपरेट होने चाहिए, सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कहीं नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मिसयूज़ करके आप ट्रेड कर रहे हो। इसके बाद है इसमें रेगुलेशन 5, ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान का क्या मतलब है इसमें? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, सीईओ, सीएफओ, सीएस, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, बीओडी, पूरे साल ही यूपीएसआई इंफॉर्मेशन रहती है इनके पास, पूरे साल। मतलब बहुत ही कम होगा कि इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्राइस सेंसिटिव। भाई कंपनी के मालिक हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो किसके पास होगी? लॉ कहता है अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये कहते हैं आप एक प्लान बनाओ, सेबी कहता है आप एक प्लान बनाओ और वो दे दो आप कंप्लायंस ऑफिसर में। प्लान में क्या लिखोगे, कितनी सिक्योरिटी आप परचेज या खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, या फिर आप सिक्योरिटी नंबर का मत दो, वैल्यू दे दो। ठीक है, परचेज करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, डेट दे दो या फिर पीरियड दे दो। इतनी चीज़ें आप हमें दे दो, सबमिट कर दो कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, और आप ट्रेड कर लो जो भी आपने सिक्योरिटीज बताई हुई है। अब सवाल ये आता है कि इनके पास तो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन रहती है, अगर प्लान सबमिट कर दिया और ट्रेड कर लिया तो यूपीएसआई के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड हो गया ना। तो अब इसमें कैच क्या है, कैच सुना आप। सपोज 1 जनवरी को सीएफओ ने ट्रेडिंग प्लान बनाया और सबमिट करा सीएस को। सीएस ने कंप्लायंस ऑफिसर को, बेसिकली कंप्लायंस ऑफिसर ने डिस्क्लोज कर दिया स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, ये सारा काम सपोज 3 जन तक हो गया। अब इसमें कैच क्या है, 3 जन लॉ कहता है कि पहले 6 मंथ्स में तो कोई ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। 6 मंथ्स एक तरह से कूलिंग पीरियड। तो 3 जन से हो गया अराउंड जून, सपोज 3 जून। ठीक है, पूरा जनवरी हो गया, पूरा फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, पूरा जून हो गया, सपोज 3 जुलाई, जुलाई कर लेते हैं, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में तो आपका कोई भी ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद आपकी ट्रेडिंग का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, जिसका मिनिमम पीरियड आपका होगा 12 मंथ्स। मतलब आप 6 महीने के बाद की ट्रेडिंग बताओगे और 1 साल के लिए बताओगे। 1 साल में आप कौन कौन सा ट्रेड करना चाह रहे हो। सपोज
3 जुलाई 2024 से 3 जुलाई 2025 की ट्रेडिंग बताओगे कि आप कब परचेज करना चाह रहे हो, कब सेल करना चाह रहे हो, कब क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, आप डेविएट कर नहीं सकते, मतलब इसे चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बना दिया वो फ्रीज फ्रीज हो गया। तो इसमें ये है कि अगर आप प्लान बना सकते हो तो आप सबमिट कर दो और फिर ट्रेड करो। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेबी ये कहता है कि अगर कोई 3 जन पे यूपीएसआई इंफॉर्मेशन होगी भी ना सीएफओ के पास, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे तो डिस्क्लोज हो ही जाएगी। तो हमें ये भी डर नहीं है कि यूपीएसआई इंफॉर्मेशन के बेसिस, इसके बाद जो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसका तो वो फ़ायदा भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने ट्रेड अपने फ्रीज कर दिए हैं। वो उतने सिक्योरिटी उतने अमाउंट पे ट्रेड करेगा ही करेगा। कुछ भी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चल सकता। अगर 3 जुलाई को पता चलता है कि कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ है और स्टॉक्स नीचे जाने वाले हैं, तो वो बेच के निकल नहीं सकता, क्योंकि उसे तो सेम वही पैटर्न फॉलो करना है जो उसने डिस्क्लोज करा है अपने ट्रेडिंग प्लान में। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लान का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला पॉइंट है इनसाइडर शेल प्रेजेंट इट टू द कंप्लायंस ऑफिसर एंड डिस्क्लोज इट टू द स्टॉक एक्सचेंज, बता दिया। नो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेड अर्लियर देन 6 मंथ्स, हो चुका 6 महीने से पहले, मिनिमम 12 महीने के लिए होगा। 20th ट्रेडिंग डे फाइनेंशियल पीरियड से और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट तक वो ट्रेड नहीं कर सकता। नया पॉइंट है, हम ये समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक फिनसर्व का एग्जांपल दिया था। हाँ, अप्रैल से जून तक 14 अगस्त, ये एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। 1 अप्रैल से 30 जून तक का एक क्वार्टर है, ठीक है। अब सेबी कहता है कि जो 1 जुलाई से लेकर और जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती, लेट से 12 अगस्त की कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करी है, तो हम 14 अगस्त मतलब बोर्ड मीटिंग हुई है उससे जो है 48 आवर्स बाद तक, मतलब 14 अगस्त तक। एक्चुअली जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, सपोज 12 अगस्त के, तो विद इन 30 मिनट्स आपको डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, और 48 आवर्स अराउंड लगते हैं आपको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस में। तो अराउंड 2 दिन का मार्जिन ले लिया। तो सेबी कहता है कि आपको बिटवीन 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल एंड सेकंड ट्रेडिंग डे आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, जब आप डिस्क्लोज कर दोगे स्टॉक एक्सचेंज पे विद इन 30 मिनट्स बोर्ड मीटिंग के बाद, 12 अगस्त को 5 बजे बोर्ड मीटिंग हुई, 5:30 तक आपके अपलोड हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके 2 दिन मतलब 14 अगस्त तक आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते इवन प्लान के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल से पहले 20th ट्रेडिंग जो भी आ रहा होगा, मतलब उल्टा काउंट करेंगे। 20th ट्रेडिंग का डे, 20 ट्रेडिंग डे का मतलब क्या हो गया, अगर हम लगाएं तो एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, तो अराउंड 4 वीक्स हो गए ट्रेडिंग डे। 4 वीक्स का मतलब हो गया 28 डेज। तो 1 अप्रैल से पहले 28 डेज कौन से हो गए, अराउंड 2 मार्च। 2 मार्च से लेकर, ठीक है, ये सॉरी हम 30 जून का देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल पीरियड एंड होने से 28 डेज पहले लेना है, तो अराउंड आपका हो गया 2 जून। 2 जून से लेकर आप ट्रेड नहीं कर सकते 14 अगस्त तक। पूरा जून हो गया, पूरा जुलाई हो गया। जुलाई के बाद अराउंड 2.5 मंथ्स आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। मतलब आपका क्वार्टर जो है ख़त्म होता है 30 जून को या 30 सितंबर को, उससे पहले के 28 दिन आपको लेने हैं, और उसके बाद के जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती, बोर्ड मीटिंग वाले दिन से प्लस 48 आवर्स, 2 दिन और एक्स्ट्रा।
तो अराउंड 2.5 महीने हो गए। अगर आप 2.5 महीने 4 बार करोगे तो अराउंड 10 महीने हो गए जिसमें आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो इवन थ्रू द ट्रेडिंग प्लान। हर क्वार्टर में ऐसे ही होगा। अगर आप सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे 30 सितंबर, उससे पहले के 28 दिन हो गए 2 सितंबर, और डिस्क्लोज करेंगे अराउंड 14 अक्टूबर तक। सपोज बोर्ड मीटिंग हो गई 14 अक्टूबर की, तो अराउंड 16 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये अगेन फिर से वही हो गया, 16th ऑफ नवंबर 16th ऑफ नवंबर। 30 सितंबर को है ना, तो अराउंड 45 डेज मिलते हैं किसी कंपनी को डिस्क्लोज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे। 30 सितंबर से 30 दिन हो गए, 30 अक्टूबर, और नवंबर अराउंड 14th। तो 16 उसके 2 दिन प्लस कर लिए हमने, तो 16th ऑफ नवंबर तक, तो अराउंड 2.5 मंथ्स हो गए। तो ऐसे 2.5 महीने हर क्वार्टर में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते इवन थ्रू द ट्रेडिंग प्लान। कोई ओवरलैप नहीं होगा दो ट्रेडिंग प्लान के बीच में। मार्केट अब्यूज, मार्केट सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए आप ट्रेड नहीं करोगे। स्पेसिफाई या तो वैल्यू बता दो या सिक्योरिटी बता दो, ठीक है, और इंटरवल बता दो या डेट बता दो। इंटरवल का मतलब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में मैं इतना ट्रेड करूंगा, परचेज करूंगा इतने शेयर। फिर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैं इतने शेयर परचेज करूंगा या इतने शेयर सेल करूंगा, वो सारी चीज़ें। कंप्लायंस ऑफिसर मिसयूज एक्सप्रेस कंप्लायंस ऑफिसर और एक्सप्रेस अंडरटेकिंग ले सकता है जो ट्रेडिंग प्लान बना रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रवेंशन ना करो, प्लान को असेस करने के लिए, प्लान को मॉनिटर करने के लिए। फिर इसके बाद है प्लान जो है इररिवोकेबल है, और कोई डेविएशन अलाउ नहीं है। प्री क्लियरेंस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। प्री क्लियरेंस में अभी आपको बताता हूँ। और इसमें क्या है, ट्रेडिंग विंडो, काउंटर ट्रेड एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडिंग विंडो, काउंटर ट्रेड और प्री क्लियरेंस, तीनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा है डेफर्ड इफ सेम यूपीएसआई एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन एंड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई यूपीएसआई आपके फ्रेमिंग के टाइम पे, ट्रेडिंग प्लान आप फ्रेम कर रहे हो उस समय कोई यूपीएसआई है, वही यूपीएसआई आपके कमेंसमेंट में भी रहती है 6 महीने के बाद, तो प्लान जो है वो तब तक डेफर होता रहेगा, तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक वो यूपीएसआई अवेलेबल नहीं होता थी, जनरली अवेलेबल मार्केट में, तब तक वो आगे खिंचता रहेगा, कमेंस नहीं हो सकता। तो ट्रेडिंग प्लान 6 महीने के बाद भी कमेंस नहीं हो सकता अगर आप सेम यूपीएसआई पोजेस कर रहे हो जो कि आप फ्रेमिंग ऑफ ए प्लान पे पोजेस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है प्री क्लियरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रेडिंग विंडो कॉन्ट्रैक्टेड रिस्ट्रिक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको मैं बताता हूँ प्री क्लियरेंस, ट्रेडिंग विंडो और कॉन्ट्रैक्टेड तीनों में क्या है। प्री क्लियरेंस, ट्रेडिंग विंडो, तीसरा है कॉन्ट्रैक्टेड। तीन टर्म है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ट्रेडिंग विंडो का मतलब क्या होता है, लॉ कहता है जब भी कंप्लायंस ऑफिसर को लगता है कि किसी के पास कंपनी में यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है किसी डेजिग्नेटेड पर्सन के पास। डेजिग्नेटेड पर्सन अभी हम पढ़ेंगे, इनसाइडर होता है, इसी तरीके से डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रमोटर्स हो गए आपके। तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन पास जब भी लगता है कि कम यूपीएसआई है, तो कंप्लायंस ऑफिसर ट्रेडिंग विंडो कर सकता है। ट्रेडिंग विंडो क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल विंडो हो गई, कंपनी लगा देती है जिसके अंदर क्या हो गया कि कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रेड ही नहीं कर पाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका पेन फ्रीज हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, डिटेल क्लासेस में हम उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर ट्रेडिंग विंडो जब लग जाती है तो पेन फ्रीज हो जाता है, जब मतलब ट्रेड ही नहीं कर सकते आप स्टॉक मार्केट में डेजिग्नेटेड पर्सन। तो ये यूजली क्या होता है, मैंडेटरली जो ट्रेडिंग विंडो लगती है वो लगती है क्वार्टर ख़त्म होने के बाद, 1 जुलाई से 1 जुलाई से जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होती अगेन उसके 48 आवर्स आप प्लस कर दो। सपोज 15 अगस्त को बोर्ड मीटिंग करते हो तो 17 अगस्त तक लॉ मेकर मानता है इस पीरियड में आपके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होंगे। कोई भी यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन आप ट्रेडिंग विंडो बंद कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंडेटरी है 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक।
मतलब मैंडेटरी तो देखो सब में ही होता है, बट यूजली जो कंपनीज करती हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो बंद करती हैं। अगेन अगर हम सितंबर क्वार्टर लेके चलें तो 1 अक्टूबर से लेकर आपका 15 17 नवंबर तक, इस तरह से क्वार्टर खत्म होने के बाद विद इन 45 डेज प्लस 2 वर्किंग डेज एक्स्ट्रा, जिसमें ट्रेडिंग विंडो बंद होगी। अब इसमें क्या होगा, डेजिग्नेटेड पर्सन होंगे जिनके पास यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डेजिग्नेटेड पर्सन मीन्स टॉप प्रमोटर्स हो गए कंपनी के पास, जिनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, या एम्प्लॉयज़ हो गए जिनके पास यूपीएसआई का एक्सेस है। तो उन सब के लिए जो है विंडो बंद रहेगी, वो ट्रेड नहीं कर सकते, इसके बाद ही ट्रेड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब वो ट्रेड करेंगे तो वो कंप्लाइंस ऑफिसर से अप्रूवल लेंगे पहले। सपोज वो एक तरह से इंटीमेशन करेंगे। अब यहाँ पे 17 अगस्त को विंडो ओपन हो गई, तो 18 19 अगस्त को अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो पहले कंप्लाइंस ऑफिसर के पास जाएगा और अप्रूवल लेगा, अप्रोच करेगा। कंप्लाइंस ऑफिसर जो है अप्रूवल देगा कि आप ट्रेड कर सकते हो। जब वो अप्रूव दे देगा तो विद इन, जिस दिन आपने प्री क्लियरेंस लिया, अगर आपने 19 अगस्त को प्री क्लियरेंस लिया, तो आपको विद इन 7 डेज आपको अपना ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो प्री क्लियरेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम सब पढ़ेंगे, बट बिकॉज ये ट्रेडिंग प्लान के अंदर एक पॉइंट आया था तो इसमें बताता है, मतलब अगर आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट कर दिया तो आपको प्री क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बता दिया कि आप 19 अगस्त को ट्रेड करने वाले हो तो आपको अब प्री क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो आसानी से। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने परचेज करा है तो आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर सेल नहीं कर पाओगे। ये डीपी और इमीडिएट रिलेटिव्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डेजिग्नेटेड पर्सन और इमीडिएट रिलेटिव। अगेन डेजिग्नेटेड पर्सन में आपको डेफिनेशन आएगी, अभी के लिए समझ के चलें, जो कंपनी के प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं या मेन एम्प्लॉयज़ जिनके पास एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का, उन्हीं के, या फिर सीएफओ या उसके नीचे वाले टॉप 2 लेवल के एम्प्लॉयज़, वो सारे आते हैं इसके अंदर। तो आपने परचेज करा तो आप सेल नहीं कर पाओगे, सेल करा तो आप 6 मंथ्स में परचेज नहीं कर पाओगे, मतलब ऑपोजिट नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, ऑपोजिट ट्रेड नहीं कर पाओगे 6 मंथ्स तक, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। और आगे चलते हैं, और इसमें लिखा है डेफर्ड वाला मैंने पॉइंट समझा दिया। तो ट्रेडिंग विंडो का एक्सटेंशन नहीं है, मतलब आप कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर हम देखें तो नॉर्मल केस में अगर हम देखें, ट्रेडिंग विंडो भी बंद है 1 जुलाई से 17 अगस्त तक, और मैंने आपको बताया 20 ट्रेडिंग डेज वाला वो भी बंद रहता है। अच्छा, एक फ़र्क है, सपोज़ यूपी से इंफॉर्मेशन कोई और है, बोनस इशू की है, तो बोनस इशू में भी आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग विंडो बंद रखोगे, पर उसका फिर यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान में आपको एग्जामेशन मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान स्पेसिफिक कह रहा है कि आप फाइनेंशियल पीरियड के लिए वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि आप ट्रेड नहीं करोगे, और ट्रेडिंग विंडो भी वहाँ पे बंद रहेगी। तो दोनों चीज़ हो गई। बाकी अगर ट्रेडिंग विंडो कहीं और बंद होती है, बोनस इशू में, राइट इशू में, तो फिर ट्रेडिंग प्लान वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रेडिंग प्लान वाले अपने नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 6 है आपकी जनरल प्रोविजन, डिस्क्लोजर आपको देना है। आप कोई भी ट्रेड करोगे डेजिग्नेटेड पर्सन या इमीडिएट रिलेटिव, तो आपको डिस्क्लोजर देना है स्टॉक एक्सचेंज पे। डेजिग्नेटेड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो आगे आएगी आपकी शेड्यूल ए, शेड्यूल बी में। अगर मैं आपको बताऊं तो शेड्यूल बी में आएगी कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये रही। डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होता है, डेजिग्नेटेड पर्सन यूपीएसआई के बेसिस पे हम कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैंडेटरी में क्या क्या आता है, मैंडेटरी में आ गया प्रमोटर्स। अच्छा, यहाँ पे फिल्म का मतलब क्या है, लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज, ध्यान से, लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडिएटरीज,
फिड्यूशरीज, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी या फिर मटेरियल सब्सिडरी। तो फिड्यूशरी, इंटरमीडिएटरी, लिस्टेड कंपनी या फिर मटेरियल सब्सिडरी। क्या क्या डिफरेंस है? इंटरमीडिएटरीज कौन से हो गए? जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं इंटरमीडिएटरीज। आपके डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, ठीक है। और जो ये है फिड्यूशरी, फिड्यूशरी कौन से हो गए? पीसीएस, जो इंटरमीडिएट मतलब जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी के से रिलेटेड, मतलब जो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन जिनके पास हो सकती है, जैसे पीसीएस हुआ आपका, पीसीएस के अलावा आपकी लॉ फर्म्स हुई, ठीक है। ये सारे से, ये दोनों सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन यूपीएसआई इंफॉर्मेशन इनके पास एक्सेस हो सकता है, ये किसी लिस्टेड कंपनी का काम करें तो डीपी की डेफिनेशन में है एम्प्लॉयज ऑफ फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू यूपीसीआई। इनके पास जैसा जैसा एक्सेस रहेगा, तो कंपनी टू कंपनी ने डिफाइन कर रखा होगा कि कौन कौन इनका डेजिग्नेटेड पर्सन है। एक्चुअली ये एक पॉलिसी होती है टू कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्सन। इसके अंदर आपको डीपी बताना होता है कि आपका डीपी कौन है। अब इसके अंदर मेनली कौन कौन आते हैं? मैंडेटरी बेसिस पे सीईओ एंड एम्प्लॉयज अप टू 2 लेवल बिलो सीईओ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल इन फिल्म। आपका रोल क्या है उससे मैटर नहीं करता। सीईओ और उसके नीचे के 2 लेवल प्लस प्रमोटर्स, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, आपका रोल कुछ भी हो लिस्टेड कंपनी में। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ जो हो गया, आईटी स्टाफ, सेक्रेटेरियल स्टाफ, जिनके पास यूपीएसआई का एक्सेस रहता है जनरली, उनको इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा अदर एम्प्लॉयज़ जिनके पास यूपीएसआई का एक्सेस रहता है। डीपी का क्या मतलब है? इन पर्सनस को डिस्क्लोजर्स देना होगा, इनके ऊपर ट्रेडिंग विंडो की रेस्ट्रिक्शन लगेगी। जो ये सारी रेस्ट्रिक्शन है वो डीपी के ऊपर रखती है, डेजिग्नेटिव पर्सन और उनके इमीडिएट रिलेटिव के ऊपर। इंसाइडर के ऊपर कौन सी रेस्ट्रिक्शन है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती यूपीएसआई और ट्रेड नहीं कर सकते। इंसाइडर इंक्लूड्स डेजिग्नेटेड पर्सन, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी। डेजिग्नेटेड पर्सन कौन से हो गए? कंपनी के टॉप लेवल एम्प्लॉयज़, जो सीईओ के 2 लेवल नीचे हैं, जो डिस्क्लोज करेंगे अपनी सिक्योरिटी के, वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, कब ट्रेड कर रहे हैं, वो सब डिस्क्लोज करेंगे। वो डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज पे भी जाएगा, कंप्लाइंस ऑफिसर डिस्क्लोज करेगा। उसके अलावा उनके ऊपर ट्रेडिंग विंडो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ट्रेडिंग विंडो के बीच में वो ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन 6 जनरल प्रोविजन, डिस्क्लोजर इंक्लूड्स, जो वो ट्रेड कर रहे हैं वो भी, इमीडिएट रिलेटिव के भी, और बाई अदर पर्सन। अच्छा, ये जो है ये 7 के बाद हम दोबारा से देखते हैं। एक्चुअली इस रेगुलेशन 7 में एक लिमिट दी गई है, जिस लिमिट के ऊपर हमें डिस्क्लोज करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब जिस लिमिट के ऊपर डीपी डिस्क्लोज करेगा कंप्लायंस ऑफिसर को, कंप्लायंस ऑफिसर आगे डिस्क्लोज करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। अगर हम देखें तो उसमें 3 है: इनिशियल डिस्क्लोजर, कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर और अदर कनेक्टेड पर्सन। इनिशियल डिस्क्लोजर क्या क्या मतलब है कि एमपी, डायरेक्टर, प्रमोटर जब ये बनेंगे तो डिस्क्लोज करेंगे अपनी होल्डिंग को विद इन 7 days एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद कंटिन्यू डिस्क्लोजर करेंगे प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन। कंटिन्यू इनिशियल डिस्क्लोजर जब बनेंगे, वो क्या बनेंगे? के एम पी, डायरेक्टर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, तब विद इन 7 days उन्हें डिस्क्लोज करना है। उसके बाद कभी भी कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर क्या हो गया? अगर वो एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे या सेल करेंगे, वैल्यू जिसकी 10 लाख से ऊपर होगी, 10 लाख रुपीज़ से ऊपर का ट्रेड करेंगे, तो उन्हें डिस्क्लोज करना होगा विद इन 2 वर्किंग डेज टू आपका कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर विद इन 2 वर्किंग डेज किसको डिस्क्लोज करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। और कंपनी चाहे तो अदर कनेक्टेड पर्सन को इसके अंदर परव्यू ला सकती है, वो किसी और पर्सन को भी चाहे तो डिस्क्लोज करवा सकती है, चुन सकती है कि हाँ भाई, जैसे किसी लॉ फर्म को बोल दिया कि आप जो भी ट्रेड करोगे वो आप हमें डिस्क्लोज करोगे कंपनी को, कंपनी आगे स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करेगी। तो वो कंपनी टू कंपनी डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉर्मली करते नहीं है बट लॉ में लिखा है कि कर सकते हैं अदर कनेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये आपके हो गए 7। अच्छा, अब इसमें लिखा है ट्रेडिंग डिस्क्लोजर इंक्लूड्स ट्रेडिंग बाय ओन, बाय इमीडिएट रिलेटिव और बाय अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है? सपोज 10 लाख की वो है लिमिट, 6 लाख का इसने ट्रेड करा
और 4 लाख का इनने ट्रेड का। ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इन्हें कैलेंडर क्वार्टर है, मतलब एक क्वार्टर के अंदर अगर आप 10 लाख से ऊपर की ट्रेड करते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। 6 लाख का खुद से करा, 4 लाख का इमीडिएट रिलेटिव ने करा, तो 10 लाख का मिला के इनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो इन्हें प्री क्लियरेंस लेना है डिस्क्लोज। प्री क्लियरेंस की लिमिट कंपनी डिसाइड करती है, 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। लेकिन जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख ही है, ये लॉ से डिफाइंड है। तो 10 लाख जैसे ही रीच हुआ तो 6 लाख खुद ने करे, 4 लाख इमीडिएट रिलेटिव ने करे, तो दोनों का मर्ज हो गया। 10 लाख रुपए पर आपको डिस्क्लोजर देना है कंप्लायंस ऑफिसर को। कंप्लायंस ऑफिसर आगे स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करेगा। इसके बाद इसमें आती है रेगुलेशन 8, कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई। कि आप यूपीएसआई को यूनिवर्सल डिस्क्लोज करोगे, इसके जो है प्रिंसिपल्स आते हैं। रेगुलेशन 8 रेड विद शेड्यूल ए, शेड्यूल ए के साथ पढ़ी जाती है। इसके जो प्रिंसिपल हैं इस कोड के, वो शेड्यूल ए के साथ रीड करे जाते हैं। तो सबसे पहले है कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड पॉलिसी फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई। इसमें क्या है कि आप फॉर्मुलेट करोगे और पब्लिश करोगे कोड कि आप यूपीएसआई कैसे डिस्क्लोज करोगे, क्या स्टेप्स ले रहे हो आप यूपीएसआई डिस्क्लोज करने के, ठीक है। दूसरा है अगर उस कोड में कोई अमेंडमेंट होगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर तुरंत डिस्क्लोज होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स दैट कुड इम्पैक्ट प्राइस डिस्कवरी। वो फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट, आप तुरंत डिस्क्लोज करोगे, सारे डिस्क्लोजर्स दोगे आप, फुली डिस्क्लोज करोगे इवेंट्स को जो कि प्राइस डिस्कवरी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब वो प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब इसमें 4.2 इधर प्रिंसिपल्स है सेट आउट इन शेड्यूल ए। शेड्यूल ए के अंदर से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि आप इस डिस्क्लोजर्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे बनाओगे इस कोड को। पहला पॉइंट है प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई, तुरंत डिस्क्लोज करोगे। यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन दोगे, पूरे उसमें स्टॉक एक्सचेंज में दोगे। किसी आप सीनियर ऑफिसर को डेजिग्नेट करोगे, चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर फॉर डिसमिनेशन ऑफ डिस्क्लोजर यूपीएसआई। यू नॉर्मली कंप्लायंस ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देते हैं, चीफ आपका जो है चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर को नॉर्मली डेजिग्नेट करते हैं। प्रॉम्प्ट डिसमिनेशन ऑफ सेलेक्टिव, अगर कोई ऐसी यूपीएसआई है जो आपने सेलेक्टिवली डिस्क्लोज करी है, आप तुरंत पूरा उसे डिस्क्लोज करोगे। अप्रोप्रिएट एंड फेयर रिस्पॉन्स टू क्वेरीज ऑन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड वेरिफिकेशन, अगर कोई न्यूज़ और रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें आपके खिलाफ कुछ लिखा है, आपके ऊपर सवाल उठाए जाए, तो आप उसका भी रिप्लाई करोगे, जो भी क्वेरीज वगैरह आस्क की करी हैं। एंश्योर इंफॉर्मेशन शेयर विद एनालिस्ट नॉट यूपीएसआई, यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन ना हो। आप कोई एनालिस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हो, इन्वेस्टर्स के साथ, तो आप उनके साथ ऐसे यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, ठीक है। फिर इसमें मेक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग हो आपकी इन्वेस्टर्स के साथ, वो आप वेबसाइट पे भी अपलोड करा सकते हो फॉर फेयर डिस्क्लोजर फॉर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ यूपीएसआई शेयरिंग, ठीक है। और इसमें लास्ट पॉइंट है हैंडल ऑन यूपीएसआई ऑन नीड टू नो बेसिस, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप उस हिसाब से यूपीएसआई को हैंडल करोगे, उस रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, ट्रेड नहीं करोगे। बेसिकली इसमें यही है। नेक्स्ट पॉइंट रेगुलेशन 9, दो कोड है, टू कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट ट्रेडिंग बाय रेगुलेट मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डीपी, ठीक है। इसमें है रेगुलेशन 9 कि आप इसका भी एक कोड बनाओगे। इसमें डेजिग्नेटेड पर्सन का एक वो था, इसमें लिखा है ना कोड ऑफ कंडक्ट, डेजिग्नेटेड पर्सन एंड इज इमीडिएटली। डेजिग्नेटेड पर्सन का भी हमने मतलब देख लिया क्या डेफिनेशन थी उसकी, और उसकी इमीडिएट रिलेटिव पे भी ये रेस्ट्रिक्शन है। इसमें लिखा BOD shall ensure to formulate this code achieving compliance with adopting standards set out in Schedule B in case of listed company, Schedule C in case of intermediary। शेड्यूल बी जो है लिस्टेड कंपनी पर लगता है, आपके केस मॉड्यूल में शेड्यूल बी है, शेड्यूल सी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें बोर्ड एंड एवरी अदर पर्सन यूपीएसआई लाइक ऑडिटर शेल मेंबर दिस अडॉप्टिंग मिनिमम स्टैंडर्ड सेट आउट इन शेड्यूल सी। जो आपका लिस्टेड कंपनी है वो प्रिंसिपल फॉलो करती है शेड्यूल बी के। अदर आपकी बात करें, अदर उस चीज़ों की, ऑडिटर हुआ आपका, लॉ फर्म हुई, ठीक है, कोई इंटरमीडिएटरी हुई, तो ये सारी जने जो हैं शेड्यूल सी फॉलो करेंगे, शेड्यूल बी फॉलो नहीं करेंगे। अगर कोई इंटरमीडिएटरी लिस्टेड है या लॉ फर्म लिस्टेड है, फर्म तो खैर हो ही नहीं सकते, इंटरमीडिएटरी लिस्टेड है, अभी हमने शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात करी थी, लिस्टेड है, तो वो शेड्यूल बी शेड्यूल सी दोनों फॉलो करके चलेंगे।
फिर इसमें डेजिग्नेट कंप्लायंस ऑफिसर टू एडमिनिस्टर कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर रेगुलेशन, आप डेजिग्नेट कर दोगे कंप्लायंस ऑफिसर को ये सारी चीज़ों के लिए। इसके बाद है इसमें आपका शेड्यूल बी, ठीक है। अगला इसमें रेगुलेशन 9 के साथ, जैसे रेगुलेशन 8 के साथ शेड्यूल ए था, साथ में पढ़ते थे, ऐसे ही रेगुलेशन 9 के साथ शेड्यूल बी है, जिसमें इसके प्रिंसिपल दे रखे हैं इस कोड के। तो इसमें क्या क्या लिखा है, 1 ईयर कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा बीओडी का चेयरमैन से, सारी ट्रेडिंग वगैरह बताएगा कि डेजिग्नेटेड पर्सन ने क्या ट्रेड करा, कितना ट्रेड करा, उन सब चीज़ों की रिपोर्टिंग होगी कंप्लायंसेस की भी। और नो यूपीसाइशन एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन, इसमें लिखा है कि कोई यूपीएसआई कम्युनिकेट नहीं होगी एक्सेप्ट इन फर्दरेंस ऑफ, कोई लेजिटिमेट पर्पस है तो बात अलग है, या फिर वो है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए बस आप कम्युनिकेट कर सकते हो, डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके अलावा कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डीपी एंड इमीडिएटली शेल बी गवर्न बाई इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कंपनी, उसके थ्रू गवर्न होंगे कि आप क्या ट्रेड कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग विंडो का पॉइंट आता है तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट चार्ट बना लिया। काउंटर ट्रेड का हमने डिस्कस करा एक था कि आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर काउंटर ट्रेड नहीं कर सकते, परचेज कराया तो विद इन 6 मंथ सेल नहीं कर सकते, और सेल कराया तो विद इन 6 मंथ्स आप परचेज नहीं कर सकते। फिर इसमें ट्रेडिंग बाय डीपी सब्जेक्ट टू प्री क्लियरेंस, प्री क्लियरेंस का मैंने बता ही दिया, 7 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर आप प्री क्लियरेंस ले लो, ट्रेडिंग विंडो होगी, ट्रेडिंग विंडो खत्म हो गई, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो स्पेसिफाइड पीरियड में। स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप प्री क्लियरेंस लोगे कंप्लायंस ऑफिसर से, जिस दिन प्री क्लियरेंस ली उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको ट्रेड करना है। कोड ऑफ कंडक्ट शैल स्पेसिफाई फॉर्मेट, प्री क्लियरेंस के फॉर्मेट होते हैं, फॉर्म 2 के अंदर प्री क्लियरेंस ली जाती है, इसका फॉर्मेट फॉर्म 2 के अंदर होता है, और फॉर्म 5 का होता है डिस्क्लोजर के अंदर, फॉर्म सी का होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज को किस फॉर्मेट में आगे डिस्क्लोज करते हो, उसे कहते हैं फॉर्म सी। तो फॉर्म 2 के अंदर ये डिस्क्लोजर देते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, आप यही समझ सकते हैं कि स्पेसिफाई कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही कंपनी फॉर्मेट दे देती है कि आपको इस फॉर्मेट के अंदर अंदर हमें डिस्क्लोज करना है, जिस फॉर्मेट के अंदर डिस्क्लोज करते हैं वो फॉर्म 2 बोलते हैं प्री क्लियरेंस का, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर डिसिप्लिनरी सैंक्शंस भी होंगे, अगर आप फॉलो नहीं हो रहोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा। लिस्टेड कंपनी प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर देगी स्टॉक एक्सचेंज को अगर कोई वॉलेशन होता है तो, ठीक है। अब इसमें डीपी जो है वंस इन अ ईयर अपना इमीडिएट रिलेटिव का पैन या वो मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप किसके साथ शेयर करता है, इसमें एक 25% का क्लॉज होता है, वो भी है, ठीक है। फ़ोन नंबर हुआ, सेल नंबर हुआ, जो भी यूज़ कर रहे हैं एनुअल बेसिस पर डिस्क्लोज़र आपको देना ही देना है, या फिर जब भी इंफॉर्मेशन चेंज होगी वो। मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप की भी डेफिनेशन है, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इस बैच में। डीपी इसमें लिखा है डीपी शैल डिस्क्लोज नेम, अगर आपको दिख रहा हो डीपी शैल डिस्क्लोज नेम्स पैन ऑफ इंडियट रिलेटिव पर्सन विद whom DP shares material financial relationship, phone number, cell number used by them on annual basis and as and when information changes, ठीक है। इसके बाद है रेगुलेशन 9 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग का कि कैसे वर्क करता है। तो इसमें CUND शेड पोटेंशियल इफेक्टिव कंट्रोल से इफेक्टिव करेंगे इससे रिलेटेड। इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल में क्या आएगा, ऑल एम्प्लॉई जिनके पास भी एक्सेस है उनको डीपी बना दो। डीपी बनाने से क्या होगा डेजिग्नेटेड पर्सन से, कि वो जो है डिस्क्लोजर देंगे, उनके ऊपर ट्रेडिंग विंडो एप्लीकेबल हो जाएगी, विंडो के बीच में वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे जब भी एक्सेस होगा यूपीएसआई का, विंडो के बाद वो ट्रेड करेंगे तो वो डिस्क्लोजर देंगे, वो सारी चीज़ आएंगी। तो इसमें लिखा है जो भी एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेस आएगा उनको आप डीपी बना दो। ऑल यूपीएसआई शैल बी आइडेंटिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियली मेंटेन, समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे। एडुकेट रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कम्युनिकेशन प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई का, पीरियडिक प्रोसेस रिव्यू होगा, ठीक है। कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स सबको कंप्लीट करेंगे, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बना के रखेंगे जिनके साथ यूपीएसआई शेयर हुई है, उनके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग विंडो, इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्सन।
मॉनिटर क्या हो गया इसमें, वो ट्रेड ही नहीं करना दे रहा ट्रेडिंग विंडो के बीच में। मॉनिटर क्या हुआ, हम तो एक तरह से रोक रहे हैं ट्रेडिंग विंडो के बीच में, है क्या नहीं। ट्रेडिंग विंडो के बीच में ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग विंडो ख़त्म होने के बाद ट्रेड कर रहे हैं। क्लोज मैंने लिखा है, डीपी जो यूपी से क्लोज हो जाएगी। मैंडेटरली एप्लीकेबल, फाइनेंशियल रिजल्ट का पीरियड होता है तो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद और 48 घंटे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज होने के बाद वहाँ उस पीरियड में एप्लीकेबल हो गई होगा ट्रेडिंग विंडो। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, ये रेगुलेशन 4 के अंदर जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं उस केस में ट्रेडिंग विंडो का जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होता। नॉट इन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 4 एंड 6 ऑफ रेगुलेशन 1 एंड प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, या फिर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो स्पेसिफिक बायबैक के अकॉर्डिंग। आपको याद होगा रेगुलेशन 4 में हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग, आप जब यूपीएस आई है तब आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन उसके 6 एक्सेप्शन थे। जब ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र हो इनसाइडर टू इनसाइडर से, या फिर ट्रेडिंग विंडो ब्लॉक डील मैकेनिज्म हो, या फिर वो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग हो, तो उन केसेस में भी ट्रेडिंग विंडो का नहीं लगेगा। टाइम ऑफ रीओपनिंग कंप्लाइंस ऑफिसर डिटरमाइन करेगा, लेकिन 48 आवर्स मिनिमम है जब इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद। सब्जेक्ट टू प्री क्लियरेंस होगा, ये हमने पढ़ ही लिया। टाइम ऑफ रीओपनिंग रिपीट और अपॉइंट आफ्टर बिकम जनरली अवेलेबल के बाद। इसके बाद है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड, रेगुलेशन 7B। इसका मतलब क्या है कि कोई वॉलेंट्री, सपोज मेरे कंपनी में किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, मुझे पता चल गया, मैं सेबी के पास सामने से जा रहा हूँ कि हे सेबी, इसने ये कॉन्ट्रवेंशन करा है इनसाइडर ट्रेडिंग का, ये लो उसकी इन्फॉर्मेशन, और सेबी उसके बदले में रिपोर्ट देती है। शायद 10 करोड़ तक का अमाउंट है। आपके सिलेबस में अमाउंट नहीं है प्रिस्क्राइब, लेकिन आप रेगुलेशन बाद की पढ़ोगे 7B के बाद की, तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन्फॉर्मेंट शेल सबमिट ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट्स इन इनवॉलंटरी डिस्क्लोजर फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ सेबी। ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन सेबी का डिपार्टमेंट है, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दोगे। फॉर्म जो होगा वो शेड्यूल डी में फॉर्म दिया हुआ है, और खुद से भी सबमिट कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबमिट कर सकता है। अगर खुद से सबमिट नहीं कर रहे हो लीगल, अगर आप खुद से सबमिट कर रहे हो तो सेबी हो सकता है आपका अपीयरेंस मांग ले, इन पर्सन आपको जाना पड़े आइडेंटिटी के लिए। और इन्फॉर्मेट जब सबमिट करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन हटा सकता है फॉर्म में से, जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है, क्योंकि आइडेंटिटी तो छुपा नहीं है ना, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तो आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। किसने बताया, मार्केट में शोर नहीं मचाना कि मैंने जाके उसका इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़वाया, नहीं तो मेरे जान के ही दुश्मन हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन छुपा के चलना है। फिफ्थ पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन एक्सपेंज करना नहीं पॉसिबल है तो इन्फॉर्मेंट बता सकता है, क्योंकि फिर कोई उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है जब इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं छुपा सकता और वो क्रूशियल है। अच्छा, अब ये 7B का भी हो गया। इसके बाद जो है वो केस लॉज हैं इस चैप्टर के। एक बार मैं आपको इसमें चार्ट के टॉप पे ले जाता हूँ जहाँ पे, हाँ ये देखिए, आपको ये पूरा चार्ट है कि आपके सिलेबस में कौन सी रेगुलेशन थी कौन सी नहीं थी। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, चैप्टर 1 रेगुलेशन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट करा था हमने, डेफिनेशन हो गया। 3 हमने करा था कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते यूपीएसआई, ये भी हो गया। 4 हो गया कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। 5 था ट्रेडिंग प्लान, याद हो तो 5A से 5S तक वो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है आपके सिलेबस में, है नहीं है। 6 था डिस्क्लोजर जनरल प्रोविजन। 7 था जो हमने इनिशियल डिस्क्लोजर कॉन्टिनेंट डिस्क्लोजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो करे थे। वॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, आप खुद से डिस्क्लोज कर रहे हो तो ये भी हो गया 7A से 7B तक। 7C से M आपके सिलेबस में नहीं है, जो इसकी रेगुलेशंस है। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट भी कंप्लीट कर लिया। 8 और 9 जिसमें 2 कोड थे, इसमें फेयर डिस्क्लोजर था, और रेगुलेशन 8 में 9 था मॉनिटर रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय इनसाइडर ट्रेडिंग, मॉनिटर रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्सन। 9A में था इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वो भी हो चुका। 10 से 12 तक अगेन आपके सिलेबस में नहीं थे। तो इसके बाद जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं केस लॉ पे।
केस लो, आपकी बुक का पहला केस लो है मॉड्यूल का, नीरज कुमार, वो श्रुति वोरा, नीरज कुमार, पार्थिव दलाल, आदित्य वर्सेस सेबी। इसमें क्या था, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इसमें हुआ क्या था, जो ये जिनके नाम है, सपोज श्रुति वोरा का लेते हैं, तो श्रुति वोरा के पास व्हाट्सएप पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मैसेजेस आए थे कि सपोज हम विप्रो का ले लें तो प्रॉफिट उसका अराउंड 43 करोड़ है, पर रेवेन्यू इतना है, ये सारे करके उसके पास कई सारी कंपनी के श्रुति वोरा के पास मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे। तो श्रुति वोरा ने क्या करा, वो मैसेज लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया आगे ग्रुप्स में। तो सेबी का इसके पास शो कॉज नोटिस आ गया, सेबी का इन इन सबके पास जितने का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है सबके पास जो है शो कॉज नोटिस आ गया कि आप सर्कुलेट कर रहे हो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन। तो ये जो मैटर है आगे सेट तक गया था। आप चार्ट देख लेना, इसमें और डिटेल में अगर बताऊं तो ये था जैसे 30 जून तक फाइनेंशियल्स जो है 30 जून के हमने बात करा, 14 अगस्त की बोर्ड मीट 14 अगस्त में वो 12 अगस्त को जैसे बोर्ड मीटिंग है तो 12 अगस्त को वो अप्रूव होंगे, और सपोज 12 अगस्त की बोर्ड मीटिंग है तो 1 अगस्त तक वो फाइनल हो गए। तो उसमें लिखा है कि 1 अगस्त तक जो फाइनल हो गए तो विद इन 2 और 3 डेज, मतलब 3-4 अगस्त के बीच, विद इन 2 फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनल होने के 2-3 दिन के अंदर वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो गए वो मैसेजेस, और आगे श्रुति वोरा और जो उसके साथी थे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो सेबी कहता है सर्कुलेशन ऑफ यूपीएसआई है। सेट का जो इसका व्यू था वो अलग व्यू था। सेट का कहना ये था कि जो मैसेजेस हैं वो श्रुति वोरा और जो उसके साथी थे वो ओरिजिनेटर नहीं थे, वो सिर्फ एक फॉरवर्ड कर रहे थे। ठीक है, फॉरवर्ड कर रहे थे मैसेज। हो सकता है ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हो, ब्रोकरेज हाउसेस से आ रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो एस्टिमेट्स रिवील करते हैं, जो ब्लूमबर्ग का प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे एस्टिमेट्स पड़े रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ हो। ये सब ने जो है सिर्फ फॉरवर्ड करा था। दूसरी चीज़, हाँ ये दोनों चीज़ें थी। तो ये जो है सेबी केस हार गया था, सेट ने फेवर में डिसीजन दे दिया था इन सारी पार्टीज के, नीरज कुमार, पार्थिव दलाल वगैरह। सेकंड केस है आपके में प्रणॉय नॉय वर्सेस सेबी। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय जो एनडीटीवी के प्रमोटर्स हैं, है ना, हाँ, प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय जो एनडीटीवी के प्रमोटर्स थे। 6 सितंबर 1 से जून 8 का केस है ये, जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड था। इन्होंने क्या करा, इनके पास एक यूपीएसआई इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये तो प्रमोटर थे, इनके पास तो उन्हें बनता है। यूपीएसआई इंफॉर्मेशन थी कि कंपनी डीमर्ज स्प्लिट करने वाली है, डीमर्ज करने वाली है अपने न्यूज़ रिलेटेड बिजनेसेस को, न्यूज़ रिलेटेड हुए या इन्वेस्टमेंट्स हुई, इस वाले बिजनेस को डीमर्ज। तो ये अपने बिजनेस को बीओडी ने डिसाइड करा है, तो ये एनडीटीवी ने कि बीओडी ने डिसाइड करा है कि ये अपने बिजनेस को डीमर्ज करने वाले हैं। तो इन प्रमोटर्स को तो आइडिया था कि जब ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी तो शेयर्स का प्राइस जो है शूट्स अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्होंने क्या करा, 26 दिसंबर 2007 को इन्होंने परचेज कर लिया अराउंड 48 लाख शेयर। कितने रुपए पे, 400 रुपये पे, 400 रुपये पे शेयर परचेज करे। जब परचेज करे जब इनके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, और इन्होंने बेचे हैं 17 अप्रैल 2008 को। 17 अप्रैल 2008 को इन्होंने सारे शेयर बेच दिए और बेचे हैं 435 रुपीज़ पे, मतलब 400 से 435 हो गया 4 महीने के अंदर। तो इनके इन्होंने जो प्रॉफिट करा वो 16.97 करोड़ करा प्रॉफिट। तो इनके ऊपर सेबी ने लगाया कि आपने कॉन्ट्रवेंशन कराया रेगुलेशन 4 को। पहले तो ट्रेड कराया, परचेज कराया जब आपके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन थी। दूसरा हमने सेल तब किया जब ट्रेडिंग विंडो आपकी क्लोज थी, 17 अप्रैल। अप्रैल का मतलब हो गया कि मार्च के जो फाइनेंशियल्स है वो क्लोज होंगे और ट्रेडिंग विंडो क्लोजर चल रहा होगा।
1 अप्रैल से। तो इन्होंने एक तो ट्रेड तब करा जब कम यूपी से इंफॉर्मेशन इनके पास थी, दूसरा ट्रेडिंग विंडो क्लोजर था तो इन्होंने ट्रेड कर लिया। तो दो रेगुलेशन 4 और 5 दोनों को कॉन्ट्रवेंशन कर दिया। तो सेबी ने बोला कि आप 16.97 करोड़ जो आपको प्रॉफिट है वो आप लौटाओ 6% इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट रेट आपकी लगेगी जिस दिन आपने शेयर सेल करे 17 अप्रैल 2008, वहाँ से लेकर जब तक आप ये अमाउंट पे करते हो 16.97 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, तो उतने दिन की आपको पेनल्टी लगेगी 6% इंटरेस्ट के साथ। और साथ में 2 साल का जो है रेस्ट्रेंट कर दिया आपको स्टॉक मार्केट से। उन्होंने अपील करी सेट को। सेट ने बोला हम अपील आपकी तब सुनेंगे, आप पहले 50% इसका डिपॉजिट करो। 16.97 करोड़ प्लस इंटरेस्ट का जो 50% हुआ वो पहले आप सबमिट करो हमें, तब हम अपील आपकी सुनेंगे सेट में। वो गए और आगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेट बिना कोई भी डिपॉजिट मांगे ये अपील सुनेगा। तो फिर आगे सेट में जो है प्रोसीडिंग चलेंगी, वो आपके उसमें मॉड्यूल में आगे का नहीं है। अभी फिलहाल सेट के पास ये पेंडिंग है, अभी तक का केस यही है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो प्रमोटर्स थे उन्होंने दो रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन करा। एक तो ट्रेड करी जब वो यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, दूसरा ट्रेडिंग विंडो क्लोजर था तब उन्होंने ट्रेड कर लिया। अगले केस लॉ पे चलते हैं। पीसी ज्वेलर्स का केस है, बलराम गुप्ता, शिवानी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस सेबी। इसमें क्या था, 3 भाई थे, पदमचंद गुप्ता जिसे पीसी गुप्ता कह रहे हैं, अमर गर्ग जो इसका ब्रदर था बलराम गर्ग का, और बलराम गर्ग जो कि पीसी गुप्ता का भाई था और एमडी था। पीसी गुप्ता क्या था, चेयरमैन। ये जब तक जा चुका था बाद में, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के टाइम तक था, बाद में जब सेबी पेनल्टी इम्पोज कर रहा था तो ये जा चुका था। ठीक है। अब इसमें ये है कौन कौन इन्वॉल्व था, ध्यान से सुनो। सचिन गुप्ता, पीसी गुप्ता का सन, सचिन गुप्ता की वाइफ जो पीसी गुप्ता की बहू मान डॉटर इन लॉ शिवानी गुप्ता, अमर गर्ग का बेटा, ये तीनों मिलके इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। और यूपीएसआई इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही थी, क्योंकि इनका क्लोज कनेक्शन था पीसी गुप्ता से और बलराम गुप्ता से। पीसी गुप्ता और बलराम गुप्ता से कनेक्शन था और वो चेयरमैन और एमडी थे जो कि कनेक्टेड पर्सन थे। तो इसलिए इनके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन आ रही थी। सेबी ने एलेज करा कि इनका क्योंकि कनेक्शन है तो इनके पास यूपीएसआई इंफॉर्मेशन आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे किसी ये कनेक्शन से हम मान नहीं सकते कि उसके पास यूपी से इन्फॉर्मेशन आ रही है। यूपी से इन्फॉर्मेशन अगर हमें प्रूफ करना है तो हमारे पास कोई मटेरियल एविडेंस होना चाहिए। आप कोई व्हाट्सएप चैट लेकर आओ या कोई रिटन कम्युनिकेशन लेकर आओ जिससे पता चले कि यूपीआई ट्रैवल करी है, यूपीआई शेयर हुई है। ऐसे हम मान नहीं सकते। तो इसका है ट्रेडिंग कैन नॉट बी प्रिज्यूम ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के कनेक्शन से हम इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं मान सकते। ट्रेडिंग पैटर्न को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मानेंगे कि उन्होंने कब कब ट्रेड करा है, क्योंकि रेगुलेशन 3 में कोई डीमिंग फिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से मान रहे हैं कि मान लिया जाएगा कि उसने कम्युनिकेट करा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी सारे रेगुलेशंस और मॉड्यूल के केस लॉज हो चुके। इसके अलावा हम जो है जाते हैं मॉड्यूल पे एक बार देखने की कुछ छूट तो नहीं है, और जो भी रिमेनिंग चीज़ होगी वो हम कवर इसमें कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ये मॉड्यूल का है आपका, ये कमिटीज़ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। इसमें है सेक्शन 12A, सेक्शन 15G, जहाँ से पावर आ रही है सेबी को रेगुलेशंस बनाने के लिए। सेक्शन 12A में लिखा है नो पर्सन शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, डील इन सिक्योरिटी वाइल इन पोजीशन ऑफ एनी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन इन अ मैनर विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्ट और रेगुलेशन। रेगुलेशन कौन सी, सेबी पीएटी रेगुलेशन। तो यहाँ से पावर आ रही है मेन। 15G में इसकी पेनल्टी दे रखी है। पेनल्टी दे रखी है वो मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीज़, मिनिमम 10 लाख, मिनिमम 10 लाख टू मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 times द प्रॉफिट विच एवर इज हायर।
इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर की हमने डेफिनेशन कर ली थी, ये थोड़ी अट्रैक्टिव उसमें दी गई है। इसमें लिखा है कैन अ सीनियर पर्सन, ये पढ़ लेते हैं, कैन अ सीनियर पर्सन CFO और CS who is not reporting act as a compliance officer and update the board on the transaction related to, can the company appoint one or more than one person, can a CS as well as, तो इसमें CS as well be appointed as so that one can submit, तो इसका आंसर है कि हाँ दोनों कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, सेपरेटली होगी। दूसरा है कि सीनियर पर्सन CS हु इज़ नॉट रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ कंपलसरी, तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि नॉट रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, जो रिपोर्ट करेंगे उन्हीं में से कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है। इसका अगर हम आंसर देखें, सब रिपोर्टिंग टू द बोर्ड और नॉट फाइनेंशियल एंड डायरेक्टर टू पोजीशन द कंपनी मेड अपॉइंट एनी एज द कंप्लायंस नेसेसरी रिपोर्ट टू द बोर्ड। आगे ना, reporting to the board is necessary as the appointing shall not be anything in accordance with the regulation, किसी और पर्सन को करोगे तो वो नहीं माना जाएगा, मोर देन वन पर्सन को करोगे तो जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद ये सारे स्पाउस हुज आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट कंसल्ट इन इज दैट स्पाउस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पाउस इज प्रिज्यूम टू बी, ये हमने पढ़ा था कि स्पाउस मैंडेटरली बेसिस पे आएगी ही आएगी, चाहे वो कंसल्ट करती हो चाहे नहीं करती हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, स्पाउस आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद जी है बाला रेड्डी वर्सेस सेबी का केस है, इसमें वर्क ऑर्डर्स वगैरह आए थे तो उसके बेसिस पर ट्रेड कर लिया था, डिस्क्लोज नहीं हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन प्रमोटर को पता था कि वो लोएस्ट बिडर है और उसकी एंटिटीज़ ने ट्रेड कर लिया था स्टॉक मार्केट में, तो माना गया था कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। इसके अलावा जो आपका कोई टॉपिक इसमें लिखा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड आर लिस्टेड एट द मेंटेन इन एसडीटी अंडर इन केस फिड्यूशरी और इंटरमीडिएटरी, ये भी हम कवर कर चुके हैं। मेंटेन द नेम ऑफ फिड्यूशरी विद whom they shared along with पैन और अदर यूनिक आइडेंटिफायर, अगर पैन अवेलेबल नहीं है फिर वो अपना डेटाबेस शेड्यूल सी के हिसाब से पॉइंट करेंगे। इसमें एग्जांपल दिया है, लॉ फर्म अगर मर्चेंट बैंकर फंड रेजिंग द नेम ऑफ द एक्टिविटीज अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द पैन और इन केस द लॉ फर्म वुड बी टर्न मेंटेन, मतलब कंपनी मर्चेंट बैंकर का नाम लिखेगी और जिस बंदे के साथ शेयर हुई है इन्फॉर्मेशन उसका नाम रखेगी एसडीडी में, फिर मर्चेंट बैंकर अपना अलग एसडीडी बनाएगा जिसमें जिसके पास से इन्फॉर्मेशन आई है वो और आगे जिसके साथ शेयर करी है वो, दोनों चीज़ें उसमें मेंशन करेगा, विद होम दे शेयर द यूपीएसआई। फिर इसमें आगे और वेदर क्रिएशन और प्लेज और इन्वोकेशन इज अलाउड, इसको यस, क्योंकि एग्जामेशन मैंने दिखाई थी शेड्यूल उसमें बी में दी गई है कि एग्जामेशन है कि आप प्लेज इन्वोक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि रेगुलेशन 4 के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जाम्प्ट है ट्रेडिंग विंडो के परस्पेक्टिव के, और प्लेज एग्जाम्प्ट है। प्रणॉय रॉय वर्सेस सेबी हम डिस्कस कर चुके हैं वाला केस। इसके अलावा श्रुति बोरा वाला व्हाट्सएप ग्रुप केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ रहता तो नहीं है। सबमिटेड whether contract is allowed within the division, any training plan was done to the extent in the manner disclosed, yes कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन भी अलाउड है, मतलब ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती उस पर, एग्जम्पशन है। अगर कंप्लायंस ऑफिसर या इमीडिएट रिलेटिव इनसाइडर है तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगी, बीओडी, जिसको चाहे वो बना सकता है। इसमें लिखा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो हमेशा यूपीएसआई पोजेस करता है, तो वो कैसे ट्रेड करेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान जो है ट्रेड कर सकता है। ये हमने डिस्कस करा था COO CAO वाला एग्जांपल लेके, ये लोग कैसे ट्रेड करेंगे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। ये सारा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। whether the settler has required to trade share in value and proceed without with executing the same without giving the said undertaking, ये सारे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अगर ये वाला आपको क्वेश्चन समझना है तो एक बार देख लेते हैं।
whether the said director will submit a trading plan as required for a plan to trade share above in value and proceed with executing the same without giving the said undertaking कौन सी बात कर रहा है कि जब जो है डिस्क्लोज कराता उस समय यूपीएसआई पोजेस नहीं कर सकते। इसमें जो डिस्क्लोजर देना होता है वो ये देना होता है जो आपका ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग प्लान में, कि जब हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तब हम कोई यूपीएसआई पोजेस नहीं कर रहे। इनकेस अगर तब पोजेस कर रहे हैं यूपीएसआई तो फिर हम बाद में जब एग्जीक्यूट हुआ है उस दौरान हम कुछ भी पोजेस नहीं कर रहे। मतलब हो सकता है फ्रेमिंग के टाइम कुछ यूपीएसआई पोजेस कर रहे हो लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम कोई भी यूपीएसआई पोजेस नहीं कर रहे, तो उसके एक डिक्लेरेशन देना होता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रोवाइड एग्जम्पशन टू द जनरल रूल दैट further regulations state that the regulations shall be approved trading for market abuse as may be instituted in the absence of true trading the requirement। जनरली लिखा हुआ है, कुछ इस स्पेसिफिक नहीं है इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये सारा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वॉलंटरी डिस्क्लोजर हो गया, फेयर डिस्क्लोजर हो गया। वेदर चीफ इन्वेस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंस ऑफिसर along with for not disappointing regulation clearing from less to deal with dissemination and is under it is companies related to some हाँ दोनों रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। अगर दोनों आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, दोनों अलग अलग डिजिग्नेट कर सकते हैं, तो दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसमें यह वेदर CIRO विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विद compliance officer for not disseminating clears the function of compliance officer is what to deal with dissemination of articles into CIRO. It is company's to have CIRO and compliance respective filling specified responsibility have been issued for overlaying they shall be jointly and दोनों responsible मानी। ठीक है, इसके अलावा जो है का कुछ भी रहता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पेनल्टी हमने कवर करी थी 15G की और 12A की। सेक्शन 24 में इम्प्रिजनमेंट दी हुई है। अगर पर्सन बेट्स द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट द पर्सन फेल्स टू पेनल्टी, फेल्स के अलग है, कॉन्ट्रवेंशन की अलग है। अगर हम इसके कॉन्ट्रवेंशन की माने तो है मैक्सिमम 10 ईयर। फाइन हमने देख ही लिया, इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम 10 ईयर। अब इसमें पेनल्टी फेल हो जाते, पेनल्टी पे करने में, तो मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर। अपील टू सेट, सेट की अपील है विद इन 45 डेज हम अपील कर सकते हैं सेट में। कंपनी सेक्रेटरी का रोल दिया हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जनरल चीज़ें हैं। ये रिसीव करेंगे, रिसीव प्रमोटर डिस्क्लोज़र करेंगे, प्री क्लियरेंट करेंगे, ट्रेड को अप्रूवल देंगे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। सारे जनरल वो हैं कि आप देख सकते हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चेकलिस्ट दी हुई है, कंपनी की चेकलिस्ट दी हुई है, प्रोफेशनल्स की, कंप्लायंस ऑफिसर की। ये भी सारे जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, इसमें भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बोर्ड की चेकलिस्ट का फॉर्मुलेट करना, कोड्स को कम्युनिकेट करना यूपीएसआई को, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लेना, प्री क्लियरेंस क्लियर थ्रेश होल्ड जो मैंने बताया था। प्री क्लियरेंस लेगा कंप्लायंस ऑफिसर, लेकिन उसकी थ्रेश होल्ड क्या होगी, 7 डेज के ऊपर या नीचे करनी है तो क्या होगी, तो वो चीज़ें वही डिसाइड करेंगे BOD। 7 डेज इज जो है मैक्सिमम, इसके नीचे भी उसको मतलब सपोज कह सकते हैं कि 3 डेज़ के अंदर हमें करो, तो वो चीज़ भी हो सकती है। BOD डिसाइड करेंगे इसका पीरियड, कि इसका पीरियड क्या है। तो BOD जो है वो ये कह सकता है 7 डेज़ को 3 डेज़ कर दिया कि प्री क्लियरेंस लेने के बाद आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उसके बाद वो प्री क्लियरेंस जो है ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो वो चीज़ है इसमें। ठीक है, 7 डेज़ के ऊपर नहीं ले जा सकते, 7 डेज़ के अंदर ही अंदर करना है,
मतलब अगर 1 अगस्त को करा है अप्रूव, तो सपोज बीओडी ने डिसाइड कर दिया 4 अगस्त तक आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको नया प्री क्लियरेंस लेना होगा 5 अगस्त को दोबारा से। तो वो चीज़ है, 7 दिन के अंदर ही होना चाहिए, मैक्सिमम 7 डेज तक आपका वो प्री क्लियरेंस वैलिड रहेगा, उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम उससे कम की लिमिट बीओडी अप्रूव कर सकता है। बलराम बगर वर्सेस शिवानी का केस है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीसी ज्वेलर्स वाला। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, जो है आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। और बाकी उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो भी नोट्स हैं मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के फास्ट ट्रैक बैच में, और करते हैं। थैंक यू।